start by invite RD sir to come. Sir, I called him up, so he's not coming right now. He may be joining in the middle. So we may start at 9. Good morning, friends. We are today privileged to have Gayatri with us. As you all know that archery is a mind sport. And yesterday आपको हमने बताया था, we had also told you in my first presentation when we started on the mind, that mind is the most powerful weapon of a sports person. You got to win in the mind before you can win on the field. So what is important is that we all need to appreciate that while we are technically very strong और mentally और physically हम लोग ने prepare कर लिया है, technically अपने को prepare कर लिया है, but important क्या होता है जब हम world championship, Olympic, Asian games, Commonwealth games, जहाँ पे fanfare बहुत होता है, जहाँ पे पूरे nation, TVs सब का उस पे ध्यान आकर्षित रहता है, ऐसे समय में mental makeup कैसे हम माइंड ट्रेनिंग को डेली में कर पाए, क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स के लिए तैयार करें, बट जरूरी ये है कि डेली बेसिस पे कैसे हम माइंड को ट्रेन कर सकते हैं सो दैट हम विन करना स्टार्ट करें डेली इंस्टेड ऑफ विनिंग ओनली ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट। तो मेरे लिए जीत हर दिन जरूरी है, मेरे लिए माइंड ट्रेनिंग हर दिन जरूरी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेशन जो आपके सामने में है, जो दिखाएगा, जो गायत्री जी जो हमारी फॉर्मर इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर रह चुकी हैं, वो खुद एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने काफी हम लोग के जो टीम मीटिंग्स में काफी समझा है आर्चरी को, वो ASI पुणे में भी जाती रहती हैं, स्पोर्ट्समैन के साथ काम कर रहती हैं, आर्चर्स के साथ काम करती हैं, तो उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस के बारे में वो बताएंगी कैसे साइकोलॉजी को कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, कैसे हम आर्चर्स को मेंटली ज्यादा अच्छे से तैयार कर पाएंगे, और अगर वो मेंटली अच्छे से तैयार होंगे तो कोशिश रहेगी कि वो अच्छा शूटिंग कर पाएंगे। तो इसलिए सुनते हैं गायत्री जी से कि क्या उनको कहना है, कैसे वो इंडिविजुअल माइंड ट्रेनिंग के बात करेंगे, साइकोलॉजी की बात करेंगे, और उससे सीखेंगे कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको रहेगा कि कैसे हम माइंड को और अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे शूटिंग में, तो ये सब क्वेश्चंस आप रखें, हम लोग हर एक क्वेश्चन की आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओवर टू गायत्री। गायत्री, प्लीज स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। Thank you, sir. Good morning, everybody. I would first of all like to thank AAI, SAI, and Ministry of Youth and Youth Affairs and Sport for giving me this opportunity to talk on sports psychology today. जैसे सर ने कहा, संजीव सर ने पहला सेशन भी किया था मेंटल टफनेस के बारे में, और कल भी सर साइंस ऑफ आर्चरी में एक्सप्लेन कर रहे थे कि माइंड कितना जरूरी है और माइंड ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। उसी विषय को लेके मैं आज वो आगे बढ़ाऊंगी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, आर्चर्स के लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, और इसका हम डेली यूज कैसे कर सकते हैं, इसको डेली इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिस में, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये मैंने टॉपिक क्यों चूज किया? पहली चीज ये है कि आर्चरी ये हमारा एक प्राचीन काल से खेल चालू है, और ये जो खेल है ये भारत में सभी जगह खेला जाता है, जैसे छोटे शहरों में हो, छोटे गांव में हो, स्कूल्स लेवल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, और हमारे इंस्टीट्यूट्स में, साई के सेंटर्स में, सब जगह ये आर्चरी का खेल खेला जाता है। और इसमें एक प्रॉब्लम आता है कि ये छोटे छोटे शहरों में, छोटे गांवों में एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट पहुंच नहीं पाता। तो इसके लिए हमेशा मेंटल ट्रेनिंग और उसका इम्पोर्टेंस और वो कैसे यूज करना है, ये कोचेस को या आर्चर्स को समझ में नहीं आता। तो ये जो सेशन है ये पर्टिकुलरली कोचेस के लिए है और सपोर्ट स्टाफ के लिए है, जो भी आर्चर्स के साथ हर रोज काम करते हैं। इसमें मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी जो आप हर दिन अपने आर्चर्स के साथ यूज कर सकते हो। मैं आगे बढ़ती हूँ। आज का प्लान क्या है? हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, फिर ब्रीदिंग और प्रेपरेशन, विजुअलाइजेशन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, सेल्फ टॉक और कॉन्फिडेंस। तो ये सब चीजों में हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। अगर जैसे संजीव सर ने कहा आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में रखिए,
और हम लोग उसको बाद में आंसर कर लेंगे। अभी ये आपके सामने एक सुंदर सा पेड़ दिख रहा है। आप सोचते होंगे कि ये पेड़ इतना सुंदर क्यों है। मैंने आपको अगर सवाल किया कि ये पेड़ को फुल्ली ऐसे ग्रो होने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत है, तो आप क्या आंसर दोगे? एक होगा सनलाइट, वाटर, फर्टिलाइजर्स, सॉइल, ये सारी चीजें आप कहोगे, करेक्ट। पर हम ये भूल जा रहे हैं कि ये पेड़ के एनवायरनमेंट को, ये पेड़ एक क्लीन एयर में है। और अगर मैंने आपको और एक पेड़ दिखाया जिधर पूरे एनवायरनमेंट में काला धुआं है, पेड़ के पत्ते गिरे हुए हैं, पेड़ एकदम ड्राई हुआ है, तो आप मुझे तुरंत क्या कहोगे? मैडम इसमें ना पूरा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, दूषित एयर है, इसके लिए पेड़ ऐसा हो गया है, करेक्ट। तो मेंटल ट्रेनिंग भी बिल्कुल ये एनवायरनमेंट की तरह होता है। जब तक वो दूषित नहीं होता तब तक हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये बहुत जरूरी फैक्टर है कि उसको दूषित होने के लिए रुकिए मत। मेंटल ट्रेनिंग को प्रिवेंटिव मेजर की तरह यूज कीजिए। जैसे आप रोज फिटनेस करते हैं, रिहैब करते हैं ताकि इंजरी ना हो, उसी तरह मेंटल ट्रेनिंग भी हर रोज करना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए मेंटली, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने एक वीडियो देखा था जो संजीव सर ने दिखाया था कोरियन आर्चरी टीम का, उनके साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन का, तो उन्होंने बताया और उनके स्टडी ने बताया कि आर्चरी में क्लोज टू 52% साइकोलॉजिकल स्किल्स की जरूरत होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि बाकी सब स्पोर्ट्स में से सबसे ज्यादा मेंटल साइड का इंपॉर्टेंस ये आर्चरी में होता है। तो मुझे आपको एक सवाल करना है इसके बारे में। अगर साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग इतना इम्पोर्टेंट है, अगर अपना माइंड इतना इम्पोर्टेंट है, तो हम इसके बारे में रोज क्या करते हैं? जैसे स्किल इंपॉर्टेंट है तो हम लोग टेक्निक पे काम करते हैं, आर्चर्स एरो चलाते हैं, ठीक है। फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है इसलिए फिजिकल पे काम करते हैं, टैक्टिकली हम लोग आर्चर्स को सिखाते रहते हैं, न्यूट्रिशन का देखते हैं। पर अगर साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है तो हम क्यों नहीं करते ये? तो मेरे ख्याल से ये कई सारे चैलेंजेस होते हैं जिसके वजह से हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या मेंटल ट्रेनिंग या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी नहीं करती है। उसके कोई चैलेंजेस ये है। पहली चीज ये है कि क्वालिफाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जिनको स्पोर्ट्स समझ आता है ये मिलने बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहना चाहूंगी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट में थोड़ा फर्क होता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ये परफॉर्मेंस एनहांसमेंट पे काम करते हैं। मतलब जो भी एथलीट, जो भी आर्चर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को मिलते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उनको अपना परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ाना होता है। लेकिन हम सुनते हैं कि इंडिया में हम लोग को साइकोलॉजिस्ट बोला तो ऐसे लगता है कि अरे कोई पागल है क्या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए। पर ये साइकोलॉजिस्ट और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट में एक डिफरेंस है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हेल्दी लोगों से बात करते हैं, उनको परफॉर्मेंस में हेल्प करने के लिए बात करते हैं। तो ये क्वालिफाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से काम करना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज ये है कि काफी लोगों को पता है कि मेंटल ट्रेनिंग करना चाहिए, लेकिन करते क्या है एग्जैक्टली ये नहीं पता। तो आज थोड़ा सा हम उस पर भी बात करेंगे कि एग्जैक्टली करना क्या होता है माइंड को टफ बनाने के लिए। तीसरा कंप्लेन होता है बहुत सारे एथलीट्स का कि बहुत बोरिंग और मोनोटोनस है। कुछ क्यों होता है ये बोरिंग और मोनोटोनस? क्योंकि हम लोग जब फिजिकल फिटनेस करते हैं तो हमें दिखता है कि हम फिजिकली इंप्रूव हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जिम में गए, हम लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमें दिखता है कि मसल टोन आ रहा है, हम स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। पर हमने मेंटल ट्रेनिंग कितना भी किया तो भी वो टेंजिबली दिखता नहीं है। मतलब किसी को आपका ब्रेन दिखता नहीं है, तो वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ये दिखता नहीं है, ये बोरिंग हो जाता है, ये मोनोटोनस हो जाता है। पर मैं आपको एक आशा दिलाती हूँ कि मैं कोशिश करूंगी
कि आपके जो मेंटल ट्रेनिंग हो आर्चर्स के लिए वो एक्साइटिंग और फन हो जाए। थर्ड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखोगे तो वर्ल्ड आर्चरी में आर्चर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ ट्रैवल करते हैं, आर्चर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, उनको मेंटल ट्रेनिंग से क्या फायदा हुआ वो बताते हैं। पर इंडिया में हम लोग को साइकोलॉजी एक स्टिग्मा लगता है, मतलब अगर पागल है, अगर प्रॉब्लम है तो ही हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो मैं जब भी आर्चरी फील्ड पे जाती हूँ तभी भी मेरे को ये सुनने को मिलता है कि अरे ये साइकोलॉजिस्ट मैडम है क्या, अभी मैं इनसे बात करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। तो ये जो स्टिग्मा है ये हमने, सोसाइटी ने क्रिएट किया हुआ स्टिग्मा है, और हमको ये स्टिग्मा हटाने में मदद करनी होगी, सबको सपोर्ट करना होगा, मेंटल ट्रेनिंग को स्पोर्ट में इंपॉर्टेंस देना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, एग्जैक्टली स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होता क्या है। तो ये देखो, अभी देख रहे हो आप, ये आदमी एक ट्रैम्पोलिन पे कूद रहे हैं, ठीक है, ये उतना ही जंप कर पाएंगे जितना उनका फिजिकल कैपेबिलिटी है, वो फुल कोशिश कर रहे हैं, उनके फेस पे दिख रहा है कि ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड, तो ये जंप करके एक लेवल तक पहुंच रहे हैं। अभी ये देखिए, ये भी एक ट्रैम्पोलिन है, लेकिन इन्होंने एक हार्नेस लगाया है, ये जो इधर रस्सी बांधी हुए है उसको हम हार्नेस बोलते हैं। तो ये उनके पोटेंशियल के हिसाब से इधर तक तो कूद पाएंगे, लेकिन इसके आगे अगर उनको जाना है, उनको परफॉर्मेंस आपका अगर पीक करना है उनको, तो उनको मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत है। और मेंटल ट्रेनिंग ये एक हार्नेस की तरह होता है, अगर आपने मेंटल ट्रेनिंग किया तो आपके पोटेंशियल के ऊपर आप पहुंच सकते हो। और मेंटल ट्रेनिंग सेफ्टी नेट भी होता है, उसके वजह से आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलते हैं। जैसे आपने देखा, एक हार्नेस की वजह से जो भी कूद रहा है वो एक लेवल तक हमेशा कूदते रहेगा और उसके ऊपर भी जा पाएगा। तो कंसिस्टेंसी जो होता है कि परफॉर्मेंस एक दिन ऊपर नीचे होते रहता है, पर वो ऊपर नीचे का जो प्रभाव है वो ज्यादा नहीं रहेगा, वो एक स्टेडी लेवल पे रहेगा और आप उधर से ऊपर जा पाओगे। ये होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस। तो अभी देखते हैं, जैसे मैं देख रही थी काफी सारे सेशन, जैसे संजीव सर ने भी बताया, मैं भी आर्चरी के बारे में काफी सीख गई हूँ ये लास्ट वीक में। तो चैट बॉक्स में एक सवाल आ रहा था, ये सवाल था वो, आर्चर ने मैच के पहले क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे उसका बिहेवियर होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए। तो इसका आंसर एकदम सिंपल है, आर्चर ने यही करना चाहिए जो वो हर दिन प्रैक्टिस में करता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस प्रिपरेशन और मैच प्रिपरेशन ये सेम होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमने कंपटीशन में कुछ अलग प्रिपरेशन किया तो वो अपने बॉडी को और माइंड को यूज टू नहीं होता है, वो कुछ अलग है तो अलग सिग्नल्स मिलते हैं और एंजाइटी बढ़ सकता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो प्रैक्टिस प्रिपरेशन है वही आप कंपटीशन में करें। मैं ये दूसरी तरह से बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कंपटीशन में एक प्रिपरेशन करने की जरूरत लगती है तो वही प्रिपरेशन आप प्लीज प्रैक्टिस में करिए। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस परफॉर्मेंस में और कंपटीशन के परफॉर्मेंस कंपेयर करने लगोगे। आप ये नहीं कहोगे कि अरे प्रैक्टिस पे ना तो 340-45 तक मार लेते हैं, पर जैसे ही कंपटीशन में आते हैं तब 330 तक भी नहीं पहुंच पाते। इसका रीजन एक ये है कि हम प्रिपरेशन अलग करते हैं। तो ये कंपेरेबल परफॉर्मेंसेस रखने हैं तो प्रिपरेशन सेम रखना पड़ेगा और उसके लिए हमें रोज मेहनत करनी पड़ेगी। चलो एक एग्जांपल देखते हैं कि हर रोज आर्चर्स क्या करते हैं। आपके आर्चर्स हैं, वो पहले फील्ड पे आते हैं। देखो आपका आर्चरी का फील्ड ऐसा दिखता है। वो आते हैं ग्राउंड पे, फिर क्या करते हैं, अगर प्रैक्टिस ग्राउंड है तो बो रेडी रहते हैं तो बो जाके लेके आते हैं, नहीं तो बो सेटअप करते हैं। बो सेटअप करने के बाद वो लोग फिजिकल वार्म अप करते हैं। कई सारे लोग फिजिकल वार्म अप में थेराबैंड यूज करते हैं, बैंड ट्रेनिंग करते हैं, होल्ड्स करते हैं।
तो हम लोग फिजिकली अलग अलग चीजें करके वार्म अप करना चालू करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद कुछ नहीं, वो उठाते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं कोच से, प्लान सुनते हैं और शूटिंग चालू कर देते हैं। करेक्ट है? पर अगर हम लोग ये सब फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो ये चीज जो है ये हमें फिजिकली रेडी कर रहा है। फिजिकली वार्म अप करने से फिजिकल रेडीनेस आता है, लेकिन मेंटली रेडी है क्या आपके आर्चर्स? आपको क्या लगता है कि ये फिजिकल वार्म अप करने से उनको मेंटल रेडीनेस आएगा, फोकस आएगा? तो इसका आंसर है नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये मैं आपको बताती हूँ। हमारा माइंड जो है ना, ये एक मोबाइल की तरह होता है। हमारे सबके पास अभी स्मार्टफोन्स होते हैं, तो ये एग्जांपल आपको परफेक्ट समझ में आएगा। देखिए, हमारा माइंड एक मोबाइल की तरह होता है और माइंड के बैकग्राउंड में हम अलग अलग चीजें करते हैं दिन में। जैसे उठते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर रास्ते पे से जाते हैं तो अलग अलग चीजें देखते हैं, किसी का फोन आता है, मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, तो हम लोग बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें करते हैं। जैसे फोन बैकग्राउंड में काम करता रहता है। आपको भी पता है, अगर आप फेसबुक पे हैं और अचानक मैसेज आ गया तो डायरेक्टली आप मैसेज देख सकते हो, उसके बाद कॉल आ गया तो कॉल लेते हो। पर ये जो सब बैकग्राउंड पे सब चलते रहते हैं एप्स, वो क्या करते हैं? बैटरी ड्रेन करते हैं और फोकस हटा देते हैं। वैसे ही हम लोग जो दिन भर करते हैं, हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार है, हमारे जो एक्सपीरियंसेस है, वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और इसके वजह से हम फोकस नहीं कर पाते। हमें फोकस करने को थोड़ा टाइम लगता है, कई बार थकान महसूस हो जाती है। तो माइंड एक मोबाइल की तरह है, उसके बैकग्राउंड में मतलब सबकॉन्शियस लेवल पे जो किया हुआ है वो चालू रहता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है? तो अभी ये होता है तो क्या कर सकते हैं? इसीलिए हमें एक पब्लिक स्पेस से एक आर्चर को प्राइवेट स्पेस पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब क्या कि ये बाकी सारे विचार है वो आप हटा के खुद के आर्चरी के बारे में सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आर्चरी, टेक्निक, टारगेट, मेडल, ओलंपिक मेडल, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो मोटिवेटेड रहेंगे आर्चर्स, फोकस्ड रहेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। अभी ये पब्लिक स्पेस से प्राइवेट स्पेस में कैसे आते हैं, मैं इसका आपको एक टेक्निक बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उसमें एक ब्रीदिंग रूटीन होगा। ये ब्रीदिंग कैसे करना है ये मैं आपको अगले साइड पे एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ये जो 5 मिनट का रूटीन है उसमें क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। अभी देखो, आर्चर आते हैं तो वार्म अप करने से पहले, बॉल आने के बाद या सेटअप करने के बाद और फिजिकल वार्म अप करने से पहले आप अपने आर्चर्स को बैठने को बोलिए। बैठने के बाद एटलीस्ट 3 हफ्ते के लिए, 3 वीक्स 21 डेज के लिए उनको आंख बंद करके ही ये टेक्निक यूज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो कंफर्टेबल है तो आंख खोल के कर सकते हैं, लेकिन आंख बंद करने से इसका इफेक्ट काफी ज्यादा आता है। तो आर्चर को बैठना है, रिलैक्स्ड बैठना है, आंख बंद करनी है और खुद को कहना है कि आज सुबह से मैंने ये किया, ये मेरे अलग अलग विचार है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आर्चरी के बारे में ही सोचूंगी। मुझे सिर्फ ये 3 चीजों के या 4 चीजों के बारे में ही सोचना है। मतलब टेक्निक के बारे में, उनका अगर ड्रॉ के बारे में कुछ चेंजेस है, उनको कुछ टेक्निक में चेंज बताया आपने तो ड्रॉ के बारे में, तो अलग अलग आर्चरी के पॉइंट्स जो है उस पे उनको कॉन्शियसली अवेयरनेस लाके सोचना है और फिर डीप ब्रीदिंग करना है। वो ब्रीदिंग का पैटर्न कैसे होगा वो मैं आपको अगले साइड पे बताऊंगी। 10 से 12 डीप ब्रेथ्स लेने हैं और वैसे ही 2 मिनट बैठना है। उनको अलग अलग विचार आएंगे, इनिशियली स्टार्टिंग में अलग अलग विचार आएंगे, आवाज सुनेंगे फील्ड पे तो उस आवाज के बारे में सोचेंगे, लेकिन हर एक टाइम जब अपना माइंड बाहर जाता है तब उनको अवेयर रह के कॉन्शियसली अपना फोकस अपने ब्रीदिंग पे लाना है और इसकी उनको 5 मिनट वार्म अप के पहले प्रैक्टिस करनी है। अभी ब्रीदिंग कैसे करना है, इसको हम डायफ्रामिक ब्रीदिंग बोलते हैं। डायफ्रामिक ब्रीदिंग में नाक से सांस अंदर लेने हैं
और सांस जब अंदर लेते हो तो आपका पेट बाहर आना चाहिए, बेली ब्रीदिंग, पेट बाहर आएगा। फिर थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, जैसे 2 काउंट्स के लिए, 1 2। फिर धीरे से पेट को अंदर लेना है और मुंह से सांस बाहर डालना है, जैसे। तो ये हो गया एक ब्रेथ, इनहेल एक्सहेल, इनहेल थ्रू योर नोज, एक्सहेल थ्रू योर माउथ। इनहेल करते वक्त बेली आपका बाहर जाएगा, पेट बाहर जाएगा, एक्सहेल करते वक्त बेली अंदर आएगा। ये एक ब्रेथ हो गया। ऐसे 10 से 12 ब्रेथ्स आपके आर्चर को वो 5 मिनट्स के अंदर लेने हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि ये ब्रीदिंग करने से क्या फायदे होते हैं। सब बोलते हैं ब्रीदिंग करो, तो उसके फायदे क्या है। तो ब्रीदिंग परफॉर्मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो, अगर ये ब्रीदिंग ये जो है ना, ये एक अनकॉन्शियस एक्टिविटी है। ये हम अभी भी ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम अभी भी शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, ठीक है। पर हम जब प्रेसिजन स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे आर्चरी है, उसमें हम लॉन्ग ब्रेथ्स लेते हैं। जब प्रैक्टिस करते हैं तब लॉन्ग ब्रेथ्स लगते हैं शॉर्ट साइकिल में। इसीलिए कंट्रोल्ड ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे ब्रेथ पे कंट्रोल आता है तो हमें जनरली इन कंट्रोल लगता है। जैसे आपको पता होगा, क्योंकि हमें एंजाइटी लगती है, कभी कभी डर लगता है, तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है। ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो गया तो हार्ट रेट चेंज होता है। जैसे पूर्णिमा मैडम ने वो स्काउटिंग के टाइम पे बताया था कि हार्ट रेट का कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो हार्ट रेट, ब्रीदिंग हार्ट रेट पे इफेक्ट करता है। अगर हार्ट रेट इफेक्ट हो गया तो मसल्स टाइट हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, और फिर उसका इम्पैक्ट नेचुरली आपके ड्रॉ पे, आपके एंकर पे, आपको बैक मसल्स फील करने पे, ये सब चीजों पे होता है। फोकस पे होता है, आपके बैलेंस में होता है, क्लिकर के टाइमिंग पे होता है। और अगर हमारा ब्रीदिंग पैटर्न सही नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है, तो ये सब के वजह से हमारा उसका इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे होता है। तो इसीलिए कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। आपके शॉर्ट साइकिल को देखिए, आपको स्क्रीन पे सबको एक शॉर्ट साइकिल दिख रहा है। हम जब बो हैंड रेज करते हैं तब हम इनहेल करते हैं। जैसे ही हम इनहेल करते हैं उसके बाद हम एक्सहेल करना स्लोली स्टार्ट करते हैं, और एंकर तक आने तक हम क्लोज टू 30 to 40% ब्रेथ अपना छोड़ देते हैं। फिर ब्रेथ होल्ड करना होता है। ये तो सब कोचेस जानते हैं, सब कोचेस अपने आर्चर्स को ये बताते हैं। पर अभी देखो क्या होता है। अगर ये जो होल्डिंग करते हैं एक्सपांशन फेज में, अगर आपने ज्यादा टाइम ले लिया रिलीज के पहले, अगर आपने 3 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स के अंदर रिलीज नहीं किया और टाइम आपका जैसे ही होल्ड पे बढ़ जाता है, एक्सपांशन में बढ़ जाता है, वैसे सब अनकॉन्शियसली हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसीलिए हम अनकॉन्शियसली ब्रेथ अंदर लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, और जैसे हम हवा अंदर लेते हैं वैसे ही हमारा हैंड वाइब्रेट करने लगता है। वो हैंड जो है वो वाइब्रेट करने लगता है, पर ये हमें पता नहीं चलता। हमें लगता है और थोड़ा रुकेंगे तो हो जाएगा स्टेबल, आ जाएगा स्टेबिलिटी। ऐसे नहीं होता। इसीलिए वो होल्डिंग टाइम बहुत क्रूशियल होता है। तो आपको जैसे समझ में आया कि ब्रीदिंग पैटर्न कैसे होना है और वो क्यों ऐसे होना है, एक्स्ट्रा टाइम होल्ड क्यों नहीं करना है। अभी मैं आपको एक सवाल करती हूँ। जैसे आपने देखा कि हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप में बो लेने के बाद एक पर्टिकुलर टाइप में शॉर्ट साइकिल में ब्रीदिंग करते हैं। ऐसे ब्रीदिंग हम हमेशा नहीं करते हैं। तो मुझे बताइए, अगर हम बो लेने से पहले तक नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, चलो मैंने आपको डीप ब्रीदिंग सिखाया, डीप ब्रीदिंग करते हैं, और इमीडिएटली जब शूटिंग करना चालू करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न बदल जाता है। पर बॉडी को और माइंड को ये ब्रीदिंग पैटर्न को एडजस्ट होने के लिए कुछ टाइम लगेगा ना। तो ये कैसे करने का, तो ये समझिए कि हम कैसे ये कर सकते हैं। ये हम आपको अभी समझा रहे हैं। पहली चीज ये है कि आपके आर्चर का प्रैक्टिस का शॉर्ट साइकिल टाइम कीजिए और कंपटीशन का शॉर्ट साइकिल टाइम कीजिए। उनको बताइए कि होल्डिंग में कितना टाइम लगता है, एक्सपेंशन को कब आते हैं, टोटल टाइम शॉट का कितना होता है फॉलो थ्रू को लेके।
और उसके लिए उसके वजह से प्रैक्टिस में क्या परफॉर्मेंस होता है और कंपटीशन में यही टाइम के बाद क्या परफॉर्मेंस होता है। अगर टाइम अलग है तो उसका इफेक्ट परफॉर्मेंस के पे क्या होता है वो देखने दीजिए, तो उनको पता चलेगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम जब वार्म अप करते हैं, मैंने आपको मेंटल वार्म अप के बारे में बताया, बैठ के जो आंख बंद करके ब्रीदिंग फोकस करना है वो। उसके बाद फिजिकल वार्म अप करते हैं। उसके बाद आप आर्चर से विजुअलाइजेशन करके लीजिए थोड़े समय तक, और वो विजुअलाइजेशन में आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, बो हैंड रेज करो, ड्रॉ करो, एंकर तक लाओ, ठीक है। ये जो आपके टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस है वो आप देते रहोगे, पर उसके साथ साथ ब्रीदिंग के इंस्ट्रक्शंस भी दो। जब ब्रीदिंग आप विजुअलाइजेशन में शूटिंग करने से पहले इंटीग्रेट करते हो और ऐसे ही आपके आर्चर्स से एरो चलाते हो विजुअलाइजेशन में, सच्ची में नहीं चला रहे, कोई बो नहीं है हाथ में, कोई एरो नहीं है, सिर्फ मेंटली इमेजिन करके हम चला रहे हैं इसको और ब्रीदिंग पैटर्न इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसके वजह से आर्चर को, ब्रेन को, माइंड को, बॉडी को, सबको फेमिलियरिटी लगेगा। तो जब एक्चुअली शूटिंग करेंगे तब ये ब्रीदिंग पैटर्न को वो फेमिलियर रहेंगे और वो शूटिंग अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अभी और एक चीज बताती हूँ, बैक प्रेशर के फीलिंग के बारे में हमने बात किया था। आपने देखा कल एक वीडियो में भी देखा, वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाएंगे वीडियो, उन्होंने बैक प्रेशर के बारे में बोला था। पर बैक प्रेशर आपको तभी फील होगा जब आप रिलैक्स्ड रहोगे। अगर आपको एंजाइटी है तो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, मसल स्टिफ हो जाते हैं, और अगर मसल स्टिफ है तो फीलिंग नहीं आती है। तो फीलिंग आने के लिए ये जरूरी है कि आप रिलैक्स्ड रहे, आपका ब्रीदिंग कंट्रोल्ड रहे। तो ये जिसी ने भी सवाल किया था चैट बॉक्स में कि हमें फीलिंग नहीं आता, हम सब कर रहे हैं लेकिन बैक प्रेशर का फीलिंग नहीं आता, प्लीज आपके एंजाइटी लेवल्स चेक कीजिए और सिर्फ बैक फीलिंग के बारे में मत सोचिए, वो आ जाएगा। ज्यादा सोचने से नहीं आने वाला है, रिलैक्स्ड रहने से, आप अवेयर रहने से वो आएगा। अभी देखो एक वीडियो देखते हैं ब्रैडी एलिसन का, वो क्या कहते हैं सुनते हैं। The thing that I really try to focus on the most during that shot execution is actually the feeling of my body. Really trying to let my subconscious take over everything about that part of the shot. And the reason I do this is because I don't want to consciously think about anything that I have to do. ओके, आपने देखा कि उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ कॉन्शियस पार्ट पे ध्यान देता हूँ, फोकस करता हूँ, और फिर मेरा जो एक्सपेंशन और रिलीज है वो मैं सबकॉन्शियसली करना चाहता हूँ। पर ये कब कर पाएंगे? ये तभी कर पाएंगे जब आपके कॉन्शियस स्टेट में, अवेयर स्टेट में, मतलब आपके शॉर्ट साइकिल के प्रोसेस में पहली जो पार्ट है एंकर तक लाने की, वो प्रोसेस पे आपको कॉन्फिडेंस हो। अगर आपके आर्चर को डाउट है कि मेरा बैलेंस ठीक है क्या, मेरा अलाइनमेंट ठीक है क्या, चिन ठीक है क्या, ड्रॉ ठीक है क्या, एल्बो अलाइनमेंट ठीक आ रहा है क्या, अगर आपको आपके आर्चर को इस सभी चीजों में डाउट है तो वो अवेयर स्टेट में डाउट आते हैं और वो अवेयर स्टेट से सबकॉन्शियस स्टेट पे कभी नहीं जा पाएंगे। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपके आर्चर को अपने खुद के टेक्निक पे जो अवेयर स्टेट में कर रहे हैं, कॉन्शियस स्टेट में कर रहे हैं, उस पे पूरा भरोसा हो, तभी वो ब्रैडी एलिसन की तरह स्विच कर पाएंगे और सबकॉन्शियस पे अपना सब जो प्रेशर होता है रिलीज का वो डाल पाएंगे। अभी हम नेक्स्ट चीज के बारे में बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज है और इसके बारे में भी काफी सवाल आए थे चैट बॉक्स में। अभी आप देखिए, पहला एरो चल रहा है, देखो अभी दूसरा एरो, आपने देखा इसमें कुछ डिफरेंस है? आपको कुछ डिफरेंस महसूस हुआ या दिखा होगा ना कि एक रेड में लग गया है और एक एक्स के बिल्कुल नजदीक लग गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्यों है? जैसे मैंने बोला चैट बॉक्स पे इसके बारे में एक सवाल था और वो है टारगेट पैनिक, ठीक है। तो हम लोग, मैं फोकस के बारे में बात कर रही हूँ, टारगेट पैनिक क्यों आता है वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो सुनो
कि एरोज अलग अलग जगह पे क्यों लग रहे हैं, टारगेट पैनिंग क्यों आता है, तो ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो ये है आपका शॉर्ट साइकिल। मुझे शॉर्ट साइकिल बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपको बताते रहूंगी शॉर्ट साइकिल के बारे में। तो शॉर्ट साइकिल में क्या है कि हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप आर्चर इधर खड़े हैं और ये उनका शॉर्ट साइकिल है, पूरा जो ग्रीन में आपको दिख रहा है इधर, और ये जो है येलो, ये उनका टारगेट है, ये इधर टारगेट फेस है। तो अभी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब हमारा फोकस, मतलब हम जो सोचते हैं वो हमेशा ये ग्रीन वाली चीजों के बारे में है, एंकर, एमिंग, होल्डिंग, सेटअप, रिलीज, फॉलो थ्रू, इसके बारे में सोचते हैं। तो हम हमेशा हमारा फोकस प्रैक्टिस में ये इन चीजों पे रखते हैं। लेकिन जैसे ही हम कंपटीशन जाते हैं हमारा फोकस इधर से हटके ये जो टारगेट है उस पे आ जाता है। तो हम अभी टेक्निक के बारे में नहीं सोच रहे, हम सिर्फ 10 लगेगा क्या, x लगेगा क्या, बाकी के लोगों का क्या लग रहा है, उनके टारगेट पे क्या चल रहा है, हमारे टारगेट का स्कोर क्या चल रहा है, इसी बारे में सोचते हैं। और इससे हमें पैनिक लगता है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने किस चीज पे फोकस करना चाहिए, हमने हमारे शॉर्ट साइकिल पे, हमारे टेक्निक पे फोकस करना चाहिए। ये जो ग्रीन में आपको दिख रहा है उसी चीज पे फोकस करना चाहिए। तो ये गलती हमारे आर्चर्स करते हैं और ये फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है। आप जब कंपटीशन में जाते हो या कंपटीशन में उनसे बात करोगे तब फाइंड आउट करो कि वो शूटिंग लाइन पे खड़े होके किसके बारे में सोचते हैं। अगर वो टारगेट के बारे में सोचते हैं तो आप उनको हेल्प करो कि हम उन्हें टेक्निक के बारे में सोचना है। उसके वजह से उनका फोकस टारगेट से हटके टेक्निक पे आएगा। इसी चीज को साइकोलॉजिस्ट और एलीट एथलीट्स फोकस ऑन द प्रोसेस कहते हैं। इसी चीज को हम लोग स्टेइंग इन द प्रेजेंट कहते हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये वही चीज है, फोकस ऑन द प्रोसेस, स्टेइंग इन द प्रेजेंट, ये इसी को हम लोग कहते हैं। तो अभी आपको पता चला कि आपके आर्चर्स को कहाँ पे फोकस करना है। वहीं पे फोकस करने के लिए उनको प्रोत्साहित करो, उनसे बात करो, उनको बताओ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। तो ये हो गया थोड़ा फोकस के बारे में। अभी मैं आपको आगे जाने से पहले थोड़ा खुद के लाइफ लेसन्स के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे संजीव सर ने कहा, मैं बैडमिंटन खेलती थी, एलीट लेवल पे खेलती थी, तो उसमें से मैंने मेरे कोच से क्या सीखा वो आप देखिए। तो मेरे कोच थे प्रकाश पादुकोण, सब आप बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। तो उन्होंने मुझे 3 चीज कही जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगी। एक तो था जो फोकस ऑन थिंग्स विद इन कंट्रोल है। मतलब क्या कि विंड है, क्या विंड मेरे कंट्रोल में नहीं है तो मैं उसके बारे में नहीं फोकस करना है, मुझे उस पर नहीं फोकस करना है। मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरा टेक्निक, मेरा डिसिप्लिन, मेरा डेडिकेशन, मेरा शॉर्ट साइकिल, ये सब मेरे फोकस में है, मेरे कंट्रोल में है। तो मेरा फोकस ये कंट्रोलेबल्स पे ही रहना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने कही, मैं आपको एक उनका स्टोरी नरेट करना चाहती हूँ कि वो बैडमिंटन जो खेलते थे वो एक मैरिज हॉल में खेलते थे, वो शादी का हॉल होता था। तो उसके छत पे गर्डल्स थे, मतलब ऐसे ऐसे क्रिस क्रॉस बार्स रहते हैं जिसपे छत आता है। आपको पता होगा कि बैडमिंटन में शटल होता है और उसको हाइट लगती है फ्लाई करने के लिए। तो उनके आजू बाजू के जो लोग हैं वो काफी टाइम अक्सर कंप्लेन करते थे कि हाइट ही नहीं है, तो हमेशा शटल वो गर्डल्स को हिट होता था। पर उन्होंने इसके बारे में सोचा और उन्होंने ये डिसएडवांटेज जो था वो एडवांटेज में कैसे चेंज किया वो देखो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर ये क्रिस क्रॉस गर्डल्स है तो मैं क्यों नहीं उसके बीच में से शटल मारूं और उसका प्रैक्टिस करूं। और उन्होंने काफी साल ये प्रैक्टिस किया और आप मान नहीं पाएंगे लेकिन उनका एक्यूरेसी, वर्ल्ड में से बेस्ट एक्यूरेट प्लेयर प्रकाश पादुकोण थे। उनको अगर आपने कहीं पे भी शटल बॉक्स रखा तो दूसरे साइड पे कोर्ट के नेट के इस तरफ खड़े होके वो शटल वो बॉक्स के अंदर मार पाते थे। इतना उन्होंने उनके एक्यूरेसी को डेवलप किया था। तो हमें भी हमारे आर्चर्स को यही सिखाना पड़ेगा, डिसएडवांटेज को हम एडवांटेज में कैसे बदल सकते हैं।
और लास्ट चीज थी जो उन्होंने मुझे कही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कंप्लेन मत करो। जैसे बैडमिंटन पे फॉर एग्जांपल स्पारिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग जब स्पार करते हैं तब हमेशा बेस्ट स्पारिंग पार्टनर नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने कहा था कि आप वार्म अप ही इतना करो, आपको अगर इंटेंस ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि आप मैच में थक जा रही हो, तो आप एक काम करो, वार्म अप इतना करो जैसे 2 गेम खेलने के बाद थकते हो उतना कोर्ट पे आने के पहले थकना चाहिए, फिर आपको रियल टेस्ट होगा, ऐसे ट्रेनिंग करो। तो उन्होंने कहा जो आपको मिलता है उसके बारे में प्लीज कंप्लेन मत करो, कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, पर वो हम उसमें से क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और एनवायरनमेंट के बारे में एक वीडियो दिखा के एग्जांपल दे दूंगी और तभी बताऊंगी कि आप वो टेक्निक कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। सेकंड चीज जो है, जो अभी हम वापस देखेंगे कि हमारे आर्चर्स, जैसे मैंने कहा कि मैं काफी ट्रायल्स देखती हूँ, टूर्नामेंट्स में जाती हूँ, तब मैं जब पीछे खड़ी रहती हूँ तब मैं देखती हूँ कि आर्चर्स शूट करके बाहर आते हैं और कोच से बात करते हैं, खुद से बात करते हैं, दूसरे आर्चर्स से बात करते हैं, बोलते हैं कितना हवा चल रहा है, बहुत विंड, टू मच विंड टुडे, बहुत वाइब्रेशन आ रहा है, मेरा दिन ही नहीं है, सब खराब ही चल रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये हम सेल्फ टॉक बोलते हैं इसको, जो खुद से आर्चर बात करता है उसको सेल्फ टॉक बोलते हैं। लेकिन अभी देखो ये आर्चर का फोकस जो है वो कंट्रोलेबल्स पे है क्या? इनके कंट्रोलेबल्स क्या है? इनके कंट्रोलेबल्स उनका शॉर्ट साइकिल है, उसके अलावा सब चीजों पे ये डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें वो आर्चर को सिखाना पड़ेगा कि कंट्रोलेबल्स पे फोकस कैसे रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि जब शूटिंग अच्छा नहीं चल रहा है तब आर्चर फॉलो थ्रू खत्म करने के पहले ही पीछे देखते हैं। आपको पता है फॉलो थ्रू का कितना इंपॉर्टेंस है। कल साइंस ऑफ आर्चरी में हमने जब न्यूटन के लॉज देखे तभी भी पता चला होगा आपको कि फॉलो थ्रू कितना इंपॉर्टेंट होता है। पर अगर फॉलो थ्रू खत्म करने से पहले ही हम पीछे देखेंगे तो ये सही नहीं है और उसका इफेक्ट हमारे शॉट पे होता है। तो हमेशा ये हम देखते हैं कि जब आर्चर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है तो वो फॉलो थ्रू खत्म करने से पहले ही सजेशंस के लिए पीछे देखते हैं। तो आप प्लीज आपके आर्चर को करेक्ट कीजिए और उनको बताइए कि शॉट खत्म करो, और ब्रेक में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके वजह से उनका जो ध्यान है वो पूरा अपने शॉर्ट साइकिल पे और फॉलो थ्रू कंप्लीट करने पे रहेगा। सेकंड चीज ये है कि हमारे आर्चर्स तकरीबन 4 to 5 किलोमीटर रोड चलते हैं। क्यों चलते हैं? एरो उठाने में और वापस लाने में चलना ही पड़ता है। जैसे ट्रायल के टाइम, स्कोरिंग राउंड्स के टाइम जाना ही पड़ता है। तो आते जाते समय जो काफी समय होता है, मुझे तो लगता है कि वो लोग शूटिंग लाइन के अलावा जो बाकी का समय उनका होता है, जाने का टारगेट तक, एरोज लाने का, रुकने का, लेन चेंज करने का, इसमें उनका काफी टाइम जाता है और ये टाइम में वो खुद से बात करते रहते हैं। तो ये टाइम हमें यूज करने को सिखाना है आर्चर को। तो कैसे सिखाएं? तो सिंपल सी चीज है, एक तो उनको क्या हेल्प करता है वो उनसे बात करो कि आप वो लोग जब चल के जाते हैं टारगेट तक और वापस आते हैं तो उनको क्या हेल्प करेगा? कुछ सॉन्ग बोलना हेल्प करेगा, या आपके खुद के ब्रीदिंग पे फोकस करना हेल्प करेगा, या कोई जोक करना हेल्प करेगा, डायलॉग बोलना हेल्प करेगा। अलग अलग आर्चर्स के अलग अलग टेक्निक्स होंगे। तो ये आपको शायद स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है तो वो हेल्प कर पाएंगे कि वो आर्चर को कौन सा टेक्निक सूट करता है। पर आप उनको 2-3 बेसिक आइडियाज दे सकते हो और वो खुद को डेवलप कर सकते हैं, ताकि ये जो उनका बाकी का टाइम है वो कुछ अनहेल्पफुल ना सोचे। और एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ कि जब आर्चर अच्छा शूट नहीं कर रहा है तो वो क्या गलती हो रही है उसके बारे में बहुत सोचते हैं, और ये टाइम में तो काफी सोचते हैं। तो वो एक्स्ट्रा एनालिसिस, ओवर एनालिसिस करने से पैरालिसिस हो जाता है, कुछ सोच ही नहीं पाते, आंसर ही नहीं मिलते। इसीलिए रिलैक्स करना, डीफोकस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
और इसीलिए ये जो मैंने बोला कि वॉकिंग टाइम पे उनको एक टेक्निक बता दो, एक दो चीज बता दो जिसके बारे में वो सोच सकते हैं या जो वो कर सकते हैं जिसके वजह से उनको रिलैक्स लगे, और वापस शूटिंग लाइन पे आने के बाद वो एक अपना जो डायफ्रामिक ब्रीदिंग मैंने बताया वैसे 1 या 2 ब्रेथ लेके फोकस वापस शूटिंग पे ला सकते हैं। अभी देखेंगे दीपिका कुमारी क्या बोलना चाहती है। ये दोनों चीज़ें ख़राब होती हैं तो मैं अपनी शूटिंग को रिकॉर्ड करती हूँ और उसमें वीडियो एनालिसिस करती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरी शूटिंग कैसे ख़राब हो रहा है। सो अगर मेरी शूटिंग अच्छी होती है तो मैं पहले भी वीडियो रिकॉर्ड करके रखती हूँ और जब ख़राब होती है तब भी मैं वीडियो करती हूँ और दोनों को मैच करती हूँ। सो इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरा शूटिंग खराब अभी एंकर सही से नहीं बैठ रहा है या फिर शोल्डर मेरे मूव हो रहे हैं या फिर कुछ। तो हमने देखा कि दीपिका ने बताया कि वो अच्छा जब चलाती है तभी भी अपना रिकॉर्डिंग करती है, जब नहीं अच्छा चलाती है, बैड डे होता है तभी भी रिकॉर्डिंग करती है, और वो दो कंपेयर करके क्या चेंजेस थे, किस वजह से चेंजेस थे, वो आइडेंटिफाई करती है। इसको हम बोलते हैं अवेयर होना। तो आपके आर्चर को अवेयर होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो आपके आर्चर को लिखने को सिखाइए। जर्नलिंग का बहुत हेल्प होता है, क्यों, जैसे कि जब वो अच्छे शूट करते हैं तो उन्होंने क्या किया उसके वजह से वो अच्छे शूट कर पाए, जब उन्होंने अच्छा शूट नहीं किया तब उन्होंने क्या किया वो भी लिखने को बताइए, और वो कंपेयर कर सकते हैं। सो अगर हम सेल्फ अवेयर एथलीट्स हैं और हमें हमारा सेल्फ टॉक पता है तो हम अच्छे परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली ला सकते हैं, और यही हमें फाइनली ओलंपिक का मेडल लाने में हेल्प करेगा। तीसरी चीज ये है, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था थोड़ी देर पहले, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने नहीं कंप्लेन करना है, हमने वो कैसे उसमें सॉल्यूशंस लाने हैं उसका टेक्निक मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। हमने एक आर्चरी का वीडियो देखा था कल, संजीव सर ने भी दिखाया था कि कोरियन आर्चर्स मेंटल ट्रेनिंग कैसे करते हैं। तो आप देखिए वीडियो, में आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। 이제 해마다 바뀌죠. 그게 이제 심리나 집중 훈련하는 거는 이제 올해 우리가 처음 시작하는 거고요. 어쨌든 우리가 시작하면은 그 다음 또 올림픽에 또 그 나라가 또 하는 거고. 지금 이거 우리가 지금 원래 이번에 하면서 한 서너 가지를 하고 있거든요. 다른 나라 안 하는 거를. 이런 부분을 얘한테 접목해주면은 선수가 그 부분을 잊어버리고 몰두할 수 있겠다. 이런 일부적인 환경을 만들어주는 거죠. तो हमने अभी देखा कि उन्होंने कहा कि हर एक साल में वो कुछ नया टेक्निक्स लाते हैं और वो नए टेक्निक्स वो यूटिलाइज करते हैं। तो रियो के पहले उन्होंने यही टेक्निक यूज किया था, मेंटल ट्रेनिंग का टेक्निक पहली बार यूज किया था। और उन्होंने क्या किया था ये करने के लिए कि उन्होंने अपने आर्चरी टीम को बेसबॉल स्टेडियम में नॉइजी जगह ओलंपिक सेटअप जैसा करके उनको लेके गए थे और उधर उनको शूटिंग करने के लिए, प्रेशर हैंडल करने के लिए सिखाया था। अभी हम कहेंगे कि हमारे पास तो ये है नहीं, तो जब बनेगा तब करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। हमें ओलंपिक मेडल लगेगा, ओलंपिक मेडल के बाद हमें ये सब फैसिलिटीज मिलेगी। साई, एएआई सब बहुत ट्राई कर रहे हैं कि हमें ये फैसिलिटीज मिले, पर जो अपने पास ऑलरेडी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ये कैसे यूज कर सकते हैं, मैं बताती हूँ सिंपल टेक्निक। आपके जो आर्चर्स हैं उनको 2 टीम में डिवाइड करो और दोनों के बीच कंपटीशन लगाओ, और बाकी के आर्चर्स को बोलो कि ये जो 2 आर्चर्स जब शूटिंग लाइन पे खड़े होकर शूटिंग करते हैं तो उनको चीयर करना है, उनको प्रेशर डालना है। हमें चीयर करके, आवाज करके, शोर मचा के, प्रेशर डाल के उनको शूटिंग करवाना होगा। यही ओलंपिक का प्रिपरेशन होता है। और अगर वो कंसिस्टेंटली अच्छा शूट कर सकते हैं वो सिचुएशन में, तो वो ओलंपिक में भी उनको कुछ अलग नहीं लगेगा, उनको फेमिलियर लगेगा। वो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि हाँ मैंने ये प्रैक्टिस में किया था, और उसके लिए उनको नेशनल कैंप में पहुंचने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे भी हो उधर ट्रेनिंग सेंटर में ये हफ्ते में 1 बार, 20 दिन में 1 बार करने को चालू करो। और जैसे कंपटीशन नजदीक आता है उसके पहले 2 टाइम्स अ वीक, 3 टाइम्स अ वीक करके लो। पूरा टाइम 4 घंटा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आधे घंटे में करो, तो इसका आपके आर्चर्स को बहुत हेल्प होगा। तो मैंने जो अभी तक आपको बताया वो मैं अभी समराइज करना चाहती हूँ, टेक अवेज बताना चाहती हूँ, और इसके बाद मैं क्वेश्चंस लूंगी।
पहली चीज ये है कि ब्रीदिंग करना बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग से हमको काम लगता है, हमारे टेंशन रिलीज होते हैं, लॉन्ग ब्रेथ्स लेने हैं और उसकी वजह से हम प्रेजेंट में रह पाते हैं। सेकेंडली, आपके वार्म अप में ब्रीदिंग टेक्निक इंटीग्रेट करो, विजुअलाइजेशन विद ब्रीदिंग इंटीग्रेट करो, आपके एनवायरनमेंट सिम्युलेट करो। जैसे मैंने बताया, आप कंपटीशन लगा सकते हो आपके आर्चर्स के बीच में और सबको बोल सकते हो चीयर करने को पीछे से। और लास्टली, आर्चर्स को कॉन्फिडेंट रह के सेल्फ टॉक एनालाइज करने को सिखाओ। अगर उनको पता है कि मैं ये जब खुद को कहती हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंट लगता है, ये जब मैं खुद को कहती हूँ तो मेरे को फोकस आता है, तो वो ये रिपीट कर पाएंगे। और अगर ये सब चीज हमने हर दिन किया, इसके लिए रोज स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आने की जरूरत नहीं है। 20 दिन में एक बार स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का एक्सेस है तो भी बस हो गया। लेकिन अगर ये रोज आप आपके आर्चर्स से करवा के ले सकते हो तो हम 100% हमें ओलंपिक मेडल मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। और हम अभी क्वेश्चंस लेंगे। Wonderful presentation, Gayatri. Let me congratulate you on behalf of all the archers and the coaches. Yes. बहुत संक्षिप्त में, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने साइकोलॉजी क्या होती है, मेंटल प्रिपरेशन क्या होता है, आपने हमारे कोचेस को समझाया। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि कोचेस एक एक शब्द जो आपने बोला उसको याद करेंगे या अपने जब ट्रेनिंग होता है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें जो हमने आपको जस्ट रीट्रेट करना चाहेंगे, क्योंकि आपने अपने सहज लहजे में जो बताया है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कोचेस को रियलाइज करने के लिए। सबसे पहला चीज जो हमने आपको बताया था माइंड ट्रेनिंग की, जब हम बात की थी मेंटल टफनेस की, कंट्रोलेबल फैक्टर्स की, वही चीज को आज आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि अगर हम अपने कंट्रोल फैक्टर्स पे नहीं ध्यान देके नॉन कंट्रोल फैक्टर्स पे ध्यान देते, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि सपोर्ट नहीं है, डाइट नहीं है, अगर हम जितना ज्यादा अनकंट्रोल फैक्टर्स पे ध्यान देंगे, सभी कोचेस काइंडली नोट करें कि माइंड जो होता है वो नेगेटिज्म की तरफ बढ़ता है। अगर नेगेटिव होता है तो हमने एक आपको विशियस साइकिल बताया था कि जब कैसे ए पॉइंट से ई पॉइंट पे जाते हैं, दैट मींस एक सिचुएशन, कॉम्पिटिशन सिचुएशन से एंगर की तरफ कैसे माइंड बढ़ता है। तो नेगेटिज्म तभी निकलेगा जब हम कंट्रोल की थॉट्स पे ध्यान दें, अनकंट्रोल पे नहीं। दूसरा चीज जो उन्होंने बहुत अच्छा बात किया था कि कंप्लेन इसीलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम कंप्लेन करते हैं तो क्या होता है, अगेन हम अपने को, देखिए क्या होता है, मानसिक स्थिति देखिए आदमी का, जब आप किसी सिचुएशन में रहते हैं और आपने कंप्लेन किया कि नहीं मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा वो अच्छा है, तो क्या होता है, आप अपने को एक्सक्यूज दे रहे हैं। ये देखिए, दिस इज द माइंड, माइंड इज लुकिंग फॉर एक्सक्यूज फॉर नॉट परफॉर्मिंग। आपने प्रेस में जाके, आपने मीडिया के सामने जाके, आपने एआई के सामने जाके, आपने साई के सामने जाके जब आप एक्सक्यूज रखना शुरू करते हैं तो आप ग्राउंड तैयार करते हैं कि हम अगर कल फेल करेंगे तो माइंड बोलेगा अरे हमने तो पहले ही बोला था, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। काइंडली आप एक चीज को नोट करें दोस्तों, आपने लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना होगा, हमारे प्रधानमंत्री बने थे। वो एक बनारस के ऐसे जगह में रहते थे जहां पे उनको पढ़ने का नहीं था, वो लैंप पोस्ट के नीचे पढ़े अपना, उसके बाद वो आज प्रधानमंत्री बने। बहुत सारे ऐसे केसेस आपके सामने भारत के इतिहास में हैं जिनके पास गरीबी से लड़के आईएएस ऑफिसर्स बने हैं, गरीबी से लड़के चैंपियन बने हैं। अभी आपको एग्जांपल बताएंगे माइंड ट्रेनिंग में, बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं लेके आएंगे। वो इसलिए ला रहे हैं कि आप ये रियलाइज कीजिए, माइंड एक बहुत ही पावरफुल वेपन है और उसको अगर एंजाइटी को रिड्यूस करना है, हमें नेगेटिज्म को हटाना है, तो पहले जैसा कि आपको गायत्री जी ने बोला कि डेली लेवल पे ट्रेन कीजिए माइंड को। आप जब वार्म अप करने के पहले, आप रिलैक्स करने के पहले ब्रीदिंग पे और माइंड ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए। कंपटीशन या प्रैक्टिस स्टार्ट करने के पहले विजुअलाइजेशन कीजिए, सिमुलेट कीजिए। आप ओलंपिक में नहीं पहुंच सकते, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 ही लोग जाएंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा भारत खेले नहीं, हर भारतीय, हर आर्चर को खेलना है। लेकिन वो कैसे खेलेगा, यूट्यूब पे जाएगा, वीडियो देखेगा, उसमें देखेगा कि कैसे वर्ल्ड कप एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले जाते हैं, उसको माइंड में उसको कंजोर करेगा, सिमुलेट करेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो मैडम बात की थी कि बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि एंजाइटी को रिड्यूस करना चाहिए। देखिए हमारा माइंड ट्रेनिंग के दो मेरे एक्सपर्ट्स आने वाले हैं आपके सामने। मिस्टर हुसैनी आएंगे जो हमारे कोचेस डेवलपमेंट कमिटी में है, हमारे मजुमदार जी आएंगे जो खुद रेकी एक्सपर्ट है,
और अपने ये NLP एक्सपर्ट है, वो बताएंगे कि योगिक ब्रीदिंग एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। जैसा कि मैडम ने बोला ब्रीदिंग के बारे में, हमारे योग और अपने इतिहास में ये लिखा हुआ है। तो अगर हम ये चीज योगिक ब्रीदिंग करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्राणायाम से, अनुलोम विलोम से आप अपने को रिड्यूस कर सकते, एंजाइटी को। NLP ट्रेनिंग है, टैपिंग है, कॉन्शियस बात है, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप अपना इस सेशन से बने रहें। बहुत सारे एक्सपर्ट आने वाले हैं, सभी एक्सपर्ट एक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो जैसे गायत्री जी ने बोला वैसे ही आप इस चीज को कोशिश करें अपनाने का, अपने कोच आर्चर्स को बताने का। माइंड कितना पावरफुल है, बहुत सारे वीडियोस हम लोग ने दिखाए हैं कोरियन आर्चर्स के, ब्रेडी एलिसन के, उन सब ने एक ही चीज बोला है कि कॉन्शियस माइंड आपका, जब तक आप एंकर पे आते हैं कॉन्शियस माइंड में करते हैं, बट एंकर के बाद से जो आपका एक्सपेंशन, रिलीज, फॉलो थ्रू, ट्रांसफर टू होल्डिंग, वो सब सबकॉन्शियस में होना चाहिए। और वो तब हो पाएगा जब, जैसा कि गायत्री जी ने बोला, ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे। एक बहुत अच्छा चीज गायत्री ने बोला, इसलिए हम आपको दोबारा उस चीज को रिपीट करना चाहेंगे क्योंकि शायद आप लोग उस चीज को मिस आउट नहीं कर जाए। गायत्री जी ने बोला था जब हम, और ये हर एक आर्चर कोच जानता है, जब हम ड्रॉ करते हैं, जब हम सेटअप किए, बो को उठाया, जैसे हम ड्रॉ करते हैं तो हम इनहेल करते हैं, लेकिन एंकर पे आते आते 50% 40% हम एक्सहेल कर जाते हैं। काइंडली इस चीज को नोट कीजिए। टाइम टेकन अगर मेरा टोटल ड्यूरेशन है 8 सेकेंड्स का, आप 3 सेकंड में आप सेटअप पे आ जाते हैं, चौथे सेकंड में आप ड्रॉ शुरू कर देते हैं, 3 सेकंड के अंदर आप आते हैं एंकर पे। प्लीज नोट कीजिए टाइमिंग को। उसके बाद 2 से 3 सेकंड में रिलीज करते हैं, तो टोटल टाइमिंग 8 to 10 सेकंड, जो 3 से 4 सेकंड ब्रीदिंग का होता है। अब आप देखिए, जब आप नॉर्मल आप ब्रीदिंग करते हैं तो शैलो ब्रीदिंग करते हैं, आप 2 सेकंड का ब्रीदिंग करते हैं, कभी कभी 1 सेकंड का ब्रीदिंग करते हैं। उसी चीज को गायत्री जी ने बोला कि नहीं, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप वो 3 से 4 सेकंड का ब्रीदिंग होना चाहिए। ब्रीदिंग आप लिए, आपने होल्ड किया, क्यों होल्ड किया? क्योंकि आपको 3 सेकंड में आपको रिलीज करना है। जब आपका एरोबिक कैपेसिटी होता है, एरोबिक होता है जब ऑक्सीजन लेते हैं, एनारोबिक होता है जब ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। तो एनारोबिक कैपेसिटी किसी भी आर्चर का ब्रीदिंग में कंट्रोल करके सांस को रोकने से धीमे धीमे बढ़ता है, दौड़ने से बढ़ता है, एंड्योरेंस बढ़ता है, लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे समय में जो 4 सेकंड का मिनिमम ब्रीदिंग आप करें, अगर आप 4 सेकंड नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, प्रैक्टिस में आप 2 सेकंड में कर रहे हैं ब्रीदिंग, कंपटीशन में 4 सेकंड लेंगे, वो नहीं चलेगा। आपको नॉर्मल प्रैक्टिस में भी ब्रीदिंग का बढ़ाना पड़ेगा। जब आप 2 ब्रीदिंग के बीच में, और ये 1988 में आपका डेरिल पेस, रिक मकीनी का टाइम्स मैगजीन में निकला था कि उन लोग जब करते थे बिटवीन द शॉट, बिटवीन द ब्रीदिंग, अगर आप शूट करेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा शॉट होता है। क्योंकि जितने स्नाइपर्स होते हैं, जो आप यूएस मरीन्स को देखते हैं, स्नाइपर्स जब वो शूटिंग करते हैं तो वो इस सेकंड 2 ब्रीथ के बीच में करते हैं तो बहुत डेड शॉट मारे जाते हैं। सेम चीज यहाँ पे है, अगर आप 2 ब्रीदिंग के साइकिल के बीच में करेंगे तो क्या होगा, उस समय सबसे स्टेबल कंडीशन होता है, बट वो कंडीशन को लाने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। ब्रीदिंग पे आपका ब्रीदिंग का टाइम बढ़ाने का, तब ड्यूरेशन का, तो वो चीज काइंडली जो गायत्री जी ने बोला थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा तो आप और अच्छा कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चन लेंगे एक एक करके, जो भी क्वेश्चंस आए हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि जो गायत्री जी से पूछने का, कि जो ने क्वेश्चन को कोलेट किया है। तो पहला क्वेश्चन गायत्री जी है, व्हाट इज कंट्रोल? संजीव सर, just before the question starts, I'll just like to ask... एक चीज आप सबको बता दे, yes, आज 770 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। आज शाम को साई अपना स्पोर्ट्स साइंस का सेशन करता है, आपको 5 बजे उसका हम लोग आपको लिंक भेजते हैं। कृपया आप स्पोर्ट्स साइंस का सेशन जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हम यहाँ बात करते हैं, ये जो ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम में, इसमें हम टेक्निकली बात कर रहे हैं, जितने भी जो है वो ऑल रिलेटेड टू आर्चरी से। लेकिन शाम का जब सेशन होगा उसमें जेनरिक सेशन होता है। उस सेशन में जैसे आपको आज ये दिखा रहे हैं कि आज ये 5 से 6 बजे, ये 16 अप्रैल दिखा रहा है ऑनवर्ड जो शुरू हुआ है, आज 5 से 6 बजे जो जूम सेशन होगा उसका उन्होंने आईडी भी दे दिया है। आप काइंडली ज्वाइन करें और उसका आप उससे नॉलेज गेन करें। तो गायत्री जी, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंट्रोल ब्रीदिंग? तो जैसे मैंने कहा कि अभी हम लोग सब ब्रेथ ले रहे हैं, करेक्ट, शैलो ब्रीदिंग हमारा चल रहा है, पर हमारा फोकस ब्रीदिंग पे नहीं है।
हम जब एंजाइटी हमें महसूस होती है, जब हम किसी चीज को डरते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, हम फास्ट ब्रीदिंग करने लगते हैं और उसके वजह से हार्ट रेट पे इफेक्ट होता है। तो कंट्रोल्ड ब्रीदिंग का मतलब ये है कि जब भी हम नर्वस हैं, एंशियस है, तभी डीप ब्रेथ्स लेना है और डीप ब्रेथ्स लेते समय हमारा फोकस हमारे ब्रेथ पे होना चाहिए। अगर हमने ये किया तो हमें काम लगेगा। और कंट्रोल ब्रीदिंग में मैंने जैसे कहा, और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि नोज से इनहेल करें, माउथ से एक्सहेल करें। नोज से इनहेल करते समय पेट बाहर जाना चाहिए और माउथ से एक्सहेल करने से पहले पेट धीरे धीरे करके अंदर लेना है और सांस बाहर छोड़ना है। इसको हम एक कंट्रोल्ड ब्रेथ बोलते हैं। ऐसे रिपीट करोगे तो आपको कंट्रोल ब्रीदिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा और आप कभी भी कोई भी सिचुएशन में, सिर्फ आर्चरी में नहीं, लाइफ में भी आप ये यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जस्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे कि जब आपको एक चीज जो उन्होंने बताया था रिलैक्सेशन के बारे में, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, संजीव भी बात किया था माइंडफुलनेस, जबकि प्रेजेंट में आप थॉट्स को लाइए, एंड थर्ड पार्ट होता है विजुअलाइजेशन। तो ये तीनों चीज का गायत्री जी ने बताया था, इन तीनों चीज का बहुत जरूरी है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करें तब आप मास्टर कर पाएंगे और तब आप देखेंगे कि और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजीव, द बो, शुड वी ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट? Sir, can you repeat the question? Someone's talking, so I can't hear the question. Okay, I want to say, question is कि जब आप बो को उठाती हैं, जब बो को आप लिफ्ट करते हैं, आपको ब्रीथ इन करना चाहिए कि ब्रीथ आउट करना चाहिए? अच्छा, तो हम बो लिफ्ट करते हैं तो इनहेल करते हैं, पर जैसे ही हम एंकर तक आ जाते हैं तो एंकर तक आने तक हमारा एक्सहेल होता है अबाउट 30 to 40%। इसमें हम एक चीज ऐड करना चाहेंगे जो गायत्री जी ने बोला। देखिए, साइंस क्या बोलता है? साइंस ये बोलता है कि जब भी हम कोई भी एनर्जी लगाते हैं, याद रखिए क्या हम बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हम कभी भी बॉडी में एनर्जी, जब हमें कोई काम करना होता है तो हमें एनर्जी चाहिए, राइट? जैसे कुछ भी काम करेंगे हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी ब्रीदिंग से आती है। तो अब आप सोचिए, जब आप बो को उठाते हैं तो क्या कर रहे हैं आप? एक एनर्जी चाहिए आपको, क्योंकि आपको ताकत चाहिए कि बो को उठाने के लिए। ताकत कहां से मिलेगा? ऑक्सीजन से मिलेगा। ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? ब्रीदिंग से मिलेगा। तो हमेशा एक चीज याद रखिए लाइफ में, जब भी आप एनर्जी को आप यूटिलाइज करना है तो एनर्जी इनटेक करना है। तो जब आप बो को उठाते हैं तो आप एनर्जी इन ले रहे हैं, लेकिन जब आप एंकर पे आते हैं, क्योंकि बॉडी होल्ड नहीं कर सकता उतना एनर्जी फॉर सो मच टाइम, तो इसलिए आप पार्शली एक्सहेल करके 30 to 40% पे आते आते एक्सहेल करते हैं और बैलेंस 50% का जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज करते हैं फॉलो थ्रू में। और फॉलो थ्रू के साथ साथ 100% एक्सहेल आउट होता है, तभी फॉलो थ्रू कंप्लीट होता है। संजीव, one thing I want to say. हेलो संजीव जी, बोलिए। Sorry to interrupt you, but it is very important for me to intervene here. What I am saying is right now is that 1 second, hold on. Hello, Sanjeev, can you hear me? बोले विनीत जी, आप बोले। Yeah. I wanted to request all the participants, because I am just watching the trend of the participants joining. At 9 o'clock, we had 403 participants joining. At 9:15, we had 731. At 9:30, we had 791. And at 9:45, we have 810 participants. Now, I want to request all the participants to join immediately as soon as the sessions gets on, because you will miss the important part, the initial part, and then you will not be able to understand the later parts also. So I will request all the participants to join exactly at 9 o'clock, because the session starts exactly at 9. So you will be able to gain maximum. Thank you very much. वेरी गुड विनीत जी, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आपका था। शायद हम लोग क्योंकि इन्वॉल्व रहते हैं पता नहीं चलता, बट ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। देखिए, साई बहुत ही मेहनत करके ये डिजिटल प्रोग्राम आपके पास लाया है आर्चरी एसोसिएशन इंडिया के मदद से। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनका एक ही मकसद है कि आप सब सीखें, लेकिन सीखेंगे कब? जब आप सुनेंगे।
तो आपसे निवेदन है कि ठीक 9 बजे, क्योंकि साइक का बिल्कुल प्रोग्राम फिक्स रहता है, एग्जैक्टली 9 o'clock हम लोग शुरू कर देते हैं और 10 बजे खत्म करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर रहता है। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया करके आगे वाले जितने भी सेशन हैं आप 9 बजे ज्वाइन करें, 10 बजे तक आप सुने और 10 से 10:30 तक हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो जैसा विनीत जी ने बोला, सबको ज्ञानवर्धन होगा और ये आपको हेल्प करेगा आपके आर्चरी में। तो हम लोग लेना चाहेंगे। सर एक क्वेश्चन आ रहा है रिपीटेडली, आर्चर्स गेट एंथुसियास्टिक व्हेन दे हिट एन X or a 10 continuously जी, and after a few shots they start missing, their mind gets collapsed. What shall we do to train them to stay in control of their over enthusiastic state? So मैं ये आंसर करना चाहती हूँ, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इधर इन्होंने गुड शॉट का एग्जांपल दिया है और एक बैड शॉट का एग्जांपल में मैं आपको इधर ही इनकलकेट करना चाहती हूँ। तो एक तो गुड शॉट हो सकता है, नहीं तो बैड शॉट हो सकता है, लेकिन आप याद रखिए कि ये एरो का और उसके अगले एरो का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। The two arrows are not linked to one another. They are two separate arrows and you shoot them as two separate arrows. आप ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक ही शॉर्ट साइकिल में तीर चला रहे हो। तो ये जो कनेक्शन है बिटवीन टू एरोस, ये फिजिकली नहीं है पर हमारे माइंड में होता है, क्योंकि हम लोग हमेशा वो 6 एरोस को X के या 10 के पहुंचाने का सोचते हैं। तो अभी देखो, इस आर्चर को एग्जांपल दे रही हूँ, इस आर्चर को अगर X शूट करना है, उसका गोल है कि मुझे 58 के ऊपर लाना है, तो वो X शूट करता है, फिर 10 शूट करता है, फिर और एक 10 शूट करता है। तो अभी कैलकुलेट करने लग गया, अभी हो गया 30, अभी 3 और अच्छे एरोज मारने हैं। तो ये जब कैलकुलेशन आता है तब फोकस कहाँ गया? टारगेट पे गया। इसके पहले फोकस कहाँ था? शॉर्ट साइकिल पे था। आपको याद है मैं आपको फोकस के बारे में बता रही थी। तो उनका जो प्रेजेंट में फोकस था वो शॉर्ट साइकिल पे था, पर जब उनका X लगता है, या कभी कभी X नहीं, रेड में लगता है, 7 लगता है, 8 लगता है कभी कभी, उसी समय भी यही होता है। तो हमारा जो फोकस है वो शॉर्ट साइकिल पे ही रहना है, हमारे टेक्निक पे ही रहना है। जब भी वो फोकस उधर से हट के टारगेट पे जाएगा या उधर से हट के पीछे इंस्ट्रक्शंस पे जाएगा, तभी आप देखोगे कि ये कोलैप्स आता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये दो एरोज का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ये संबंध हम सिर्फ इसका कनेक्शन हमारे माइंड में बनाते हैं, और ये आप प्लीज आप भी समझो और आपके आर्चर्स को भी ये ठीक से समझाओ कि हर एक एरो एक नया एरो होता है और हर एक एरो एक नई उम्मीद लेके आता है। तो हमें हर एक एरो में 1 शॉट एट अ टाइम, 1 एरो एट अ टाइम, इसी पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आर्चरी एक ऐसा स्पोर्ट है जिससे आप कभी भी कम बैक कर सकते हो और कभी भी फॉल्टर कर सकते हो। तो प्रेजेंट में रहना, एक एरो पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छा बताया गायत्री जी, और इसलिए इस पे थोड़ा सा हम जरूर ध्यान देना चाहेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली में होता है, सभी आर्चर्स फेस करते हैं, एलीट आर्चर्स फेस करते हैं। क्योंकि आपको जैसा बताया, कंट्रोलेबल क्या है? प्रेजेंट। हमेशा याद रखिए एक चीज को, कंट्रोलेबल क्या होता है? प्रेजेंट। नॉन कंट्रोलेबल क्या होता है? पास्ट और फ्यूचर। तो जो गायत्री जी ने बोला कि जब आप एक एरो चलाते हैं तो आप प्रेजेंट में रहते हैं, पास्ट में। जहां आपने पीछे के एरो के बारे में सोचा, आप पास्ट में चले गए। जहां फ्यूचर का सोचे, स्कोर के बारे में, आप फ्यूचर में चले गए। आप पास्ट से, प्रेजेंट से हट जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है एलीट आर्चर को, स्पेशली हम बोलना चाहेंगे जो हमारे टॉप इंडियन आर्चर्स हैं, अगर वो शूटिंग जब करते हैं, हमेशा ध्यान रहे कि वो प्रेजेंट में शूट करना है। फोकस प्रेजेंट में, ब्रीदिंग जैसा इन्होंने बोला, तब उससे रिलैक्सेशन आएगा। जब काम रहेगा बॉडी, जब माइंड काम रहेगा, तभी आप प्रेजेंट में रहते हैं। और जब प्रेजेंट में रहते हैं तो हमेशा सिमुलेट कीजिए करेक्ट शॉट का। आप लोग क्या करते हैं, बहुत बार हमने देखा, हम लोग खुद आर्चरी करते थे, जैसे मेरा जैसे 40 हो गया 60 में से, हम तुरंत सोचने, अरे 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, अरे बहुत अच्छा हो जाएगा, आई क्रिएट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, अरे ऐसे अगर मार देंगे 6 बार तो वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो हम लोग तुरंत फ्यूचर में चले जाते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। द इंटायर फिलॉसफी ऑफ साइकोलॉजी एंड माइंड ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट शूटिंग इन द प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट में शूटिंग करना है। और बहुत ही मैं और एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। जी गायत्री जी। ऑल्सो आई थिंक आर्चरी में और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर आर्चर का एक अलग प्री शॉट रूटीन होता है।
तो एक सेट रूटीन होता है, जैसे वो फिजिकली हमारा टेक्निक सेट होता है, वैसे ही मेंटली भी एक आर्चर सेट रूटीन करता है हर एक शॉट के पहले। तो वो रूटीन जो है वो कभी कभी एक्साइटमेंट में या सैडनेस में हम भूल जाते हैं। तो वो रूटीन आर्चर को आइडेंटिफाई करना होगा, पर इसके लिए शायद उनको स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में ये कवर नहीं किया था। पर प्री शॉट रूटीन ये हर एक आर्चर का अलग होता है। तो मेरा और एक रिक्वेस्ट होगा कि हम प्री शॉट रूटीन के बारे में किसी से भी बात करके उनका प्री शॉट रूटीन ट्राई करना ये सही चीज नहीं है। हर एक आर्चर का अराउजल लेवल और सिमुलेशन लेवल अलग होता है, और वो समझना प्री शॉट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज दूसरे आर्चर्स का प्री शॉट रूटीन कॉपी मत कीजिए, खुद का फाइंड आउट कीजिए, अगर नहीं हो सकता तो एक्सपर्ट हेल्प लीजिए। Very good, Gayatri. The next question is कि which exercise helps to reduce the heart rate? ब्रीदिंग, तो जैसे मजुमदार Which exercise helps to reduce the heart rate? ओके, सो हार्ट रेट दो चीजों से होता है, एरोबिक ट्रेनिंग से भी होता है, तो वो फिजिकल सेशन जब आपका होगा तभी भी बताएंगे। पर मेंटली हार्ट रेट कैसे रिड्यूस करना है, वो ब्रीदिंग के वजह से ही हार्ट रेट रिड्यूस हो सकता है। सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ ब्रीदिंग एक्टिविटी एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जिनके बारे में डिटेल में ब्रीदिंग कौन सा हेल्प करता है, कैसा हेल्प करता है, ये मजुमदार सर उनके सेशन में कहने वाले हैं, इसलिए मैंने अपने सेशन में वो डिटेल में नहीं डाला है। लेकिन मैंने जो आपको डायफ्रामिक ब्रीदिंग बताया, वो ब्रीदिंग अगर आप 5 मिनट सुबह 5 मिनट दोपहर को 4-5 टाइम्स अ डे, वो अगर आपका आर्चर प्रैक्टिस कर सकता है तो हार्ट रेट रिड्यूस करने में, कॉन्शियसली रिड्यूस करने में उसको बहुत हेल्प हो जाएगा। और इसीलिए हम एक चीज ऐड करना चाहेंगे गायत्री जी से, और ये बहुत बार हमने देखा है कि बहुत हमारे आर्चर जो बहुत फैट होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, उनको लगता है कि मास है मेरे पास, हम तो मास की वजह से आराम से कंपाउंड वो चला लेंगे। लेकिन काइंडली फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, फिजिकल फिटनेस के बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमने बहुत बार देखा है कि ऐसे जो बहुत मोटे आर्चर होते हैं, पावर ज्यादा रहता है, वो मास की वजह से कंपाउंड चला लेंगे, कभी कभी रिकर्व चला लेंगे। लेकिन काइंडली नोट करेंगे, अगर वो एरोबिक ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं देंगे, अगर रनिंग नहीं करेंगे, फिजिकल फिटनेस नहीं करेंगे, तो उनका कभी भी ब्रीथ पे कंट्रोल बनेगा नहीं। अगर ब्रीदिंग पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी शूटिंग में, और अगर स्टेबिलिटी नहीं आएगी शूटिंग में तो बिटवीन एंकर टू रिलीज वाला पोर्शन, जब फुल बॉडी, एंड आपने सब कोच आर्चर्स को सुना, टॉप एलीट आर्चर्स बोलते हैं, जब वो फाइनल एंकर पे जब 95% लोड ट्रांसफर हो जाता है बैक मसल्स पे, that is the moment of time of holding when entire body is fixed, your anchor is fixed, your alignment is fixed, your target aiming is fixed. That is the point of time the maximum stability is required, and वो portion में जब expansion करते हैं, that is where the breathing control becomes very very important. तो अगर आप रनिंग नहीं करेंगे, अगर आप दौड़ेंगे नहीं, और बहुत सारे आर्चर्स हम देखते हैं सोचते हैं कि हम बिना दौड़े तो हम 340-45 मार लिए, क्या जरूरत है फिजिकल फिटनेस का? वो बिल्कुल गलत है। आपको फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोबिक कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में रुपेश जी बताएंगे, मजुमदार साहब बताएंगे, ये सब आगे वाले ट्रेनिंग में बताएंगे, बस जस्ट हम इसको रीट्रेन करना चाहते थे। सर, और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि मुझे कभी कभी एकदम गॉड से भी अच्छा लगता है, प्रिविलेज लगता है, क्योंकि आर्चर्स जो है ना, वो पहले टेक्निकल चीजें करते हैं, फिर उधर अच्छा स्कोर नहीं बनता, फिर कोच चेंज करते हैं, फिर फिजिकल करते हैं, फिर टेम्पल चर्च जिधर भी फेद है उनका उधर जाते हैं, फिर उसके बाद हॉरोस्कोप दिखाते हैं, और सब होने के बाद मेंटल ट्रेनर के पास आते हैं। तो उनको लगता है मेंटल ट्रेनिंग मतलब कुछ मैजिक है, ठीक है। तो मैं खुद को एकदम प्रिविलेज पोजीशन में देखती हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आप सभी कोचेस के लिए, कि आपके बिना आर्चरी नहीं हो सकता। मैं मेंटल सिखा सकती हूँ, कोई फिजिकल फिटनेस सिखा सकता है, पर टेक्निक तो आपको ही सिखाना है। तो आप कोई भी स्पोर्ट में कोच, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, उनके अलावा पूरा स्पोर्ट नीचे चला जाएगा। तो यू आर इन द मोस्ट प्रिविलेज स्पेस, और ये बिलीफ आपको आपके आर्चर को देना है। और अगर आपको ये बिलीफ देना है तो स्पोर्ट्स साइंस का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको आपके ऊपर का जो बिलीफ है आर्चर का, वो आपको, आप उनको जो प्रोवाइड करते हो उसके ऊपर बिल्ड होता है। और अगर आपने उनको सब एक्सपोजर दिया
तो उनको कभी जरूरत नहीं लगेगा इधर उधर देखने का। वो आप पे बिलीव करेंगे, आपके ट्रेनिंग मेथड्स पे बिलीव करेंगे, आपने जो बताया है उस पे बिलीव करेंगे। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर उन्होंने आप पे बिलीव किया, आप पे पूरा विश्वास दिया, तो वो 100% हमारे कंट्री के लिए पदक ला सकते हैं। तो आप प्लीज ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए कि आपके बिना आर्चरी नहीं हो सकता। कोई भी स्पोर्ट्स साइंस स्टाफ आपको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आपका इंपॉर्टेंस उतना ही रहेगा। कोई साइकोलॉजिस्ट आने दो, फिजिकल ट्रेनर आने दो, कोई भी आने दो, आपका इंपॉर्टेंस कहीं नहीं जा सकता। और मैं जो सब स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है उनको भी ये चीज बताना चाहती हूँ कि उनको हमेशा लगता है कि कोचेस हमें अलाव नहीं करते हैं, पर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम सब कोचेस को उनका प्राधान्य दे। बहुत अच्छा बोला गायत्री जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे जो बहुत लोग नहीं बोलते हैं उस चीज पे आज इन्होंने बोला है। क्योंकि बहुत बार हम कोचेस सोचते हैं कि अगर हम सपोर्ट स्टाफ ले आएंगे, अगर हम साइकोलॉजिस्ट ले आएंगे, अगर हम फिजिकल ट्रेनर ले आएंगे, अगर योगा एक्सपर्ट ले आएंगे, अगर हम ये प्रोग्राम एनालिस्ट ले आएंगे, अगर हम वीडियो एनालिस्ट ले आएंगे, तो शायद मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, कोचेस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कोचेस आर द बैकबोन ऑफ एनी स्पोर्ट्स। वो उन सबसे बड़े ओहदे पे बैठते हैं, लेकिन बाकी लोग सपोर्ट करते हैं। अंडरस्टैंड कीजिए, बाकी लोग सब सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा लेंगे बाकी चीज से नहीं होगा, नहीं, आपको सभी एलिमेंट्स ऑफ द फूड खाने होंगे, तब आप पौष्टिक आहार बनता है। वैसे ही कोचिंग, अगर मैक्सिमम आप टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिजिकल और मेंटल इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये कभी मत सोचिएगा कि कोई आपको रिप्लेस करने जा रहा है, नहीं। आप अगर उनकी सपोर्ट लेंगे तो वो आपके मदद करके आप और अच्छा प्लेयर तैयार कर सकते हैं। और इसी बात पे जो गायत्री जी ने बोला, हम दोबारा इस चीज को रिपीट करना चाहेंगे एज अ कोच। देखिए, जब हम लोग अकेडमी में ट्रेन कराते थे, एक सिस्टम बनाते थे। सिस्टम मतलब क्या हुआ, जब भी बच्चा कोई भी क्लब में, जैसे कोरियंस को देखते हैं, क्लब में 8 इयर्स पे आया, 9 इयर्स पे आया, 10 इयर्स पे आया, तो ऐसा मत सोचिए कि 10 इयर्स में उसको मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। नहीं, ब्रीदिंग की, रिलैक्सेशन की उसको बचपन से आदत डालिए। क्योंकि कोई बच्चा जो बचपन में सीखता है वो जिंदगी भर नहीं भूलता। तो आप जब 7 इयर्स में आएंगे तो भी उन बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग के बाद, वार्म अप के बाद, उनको बोलिए ब्रीदिंग पे ध्यान दे, उनको उसके बाद बोलिए शूटिंग करने को, उनको बेसिक स्टेप्स बताइए और बोलिए कि विजुलाइज कीजिए बेसिक स्टेप्स को। वो बहुत एलीट आर्चर नहीं है, उनको बनाना अभी नहीं है अभी, लेकिन एबीसी ऑफ आर्चरी सिखाना पड़ेगा और उसमें उनको बेसिक ट्रेनिंग में 10 स्टेप बताना पड़ेगा, उनको ब्रीदिंग पे कंट्रोल सिखाना पड़ेगा, उनको रनिंग कराना पड़ेगा। तो जब तक आप अपने, जब वहां पे कोई जरूरत नहीं है कि आपका सपोर्ट स्टाफ हो, लेकिन आप खुद सक्षम होने चाहिए। इसीलिए ये एक्सपर्ट सेशंस हैं कि आपको सक्षम कर पाए कि आप अपने लेवल पे, जब बिगनर आर्चर आता है, उसको हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बता पाए जो आपके समझ में आ पाता है, और आपका ओहदा बढ़ेगा, आप और अच्छे कोच बनेंगे, आप ही का नाम होगा। धन्यवाद। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई क्लिकर पैनिक हैपेंस एंड हाउ टू ओवरकम। क्लिकर पैनिक, मैंने जैसे कहा कि क्लिकर पैनिक जो है वो उसी चीज के लिए होता है क्योंकि क्लिकर जो है वो एक सबकॉन्शियस स्टेट पे होना चाहिए, जैसे ब्रैडी एलिसन ने कहा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग बहुत डाउट करते हैं हमारे प्रोसेस पे, और अगर हमने हमारे प्रोसेस को कॉन्स्टेंटली डाउट किया तो कहीं एक जगह जाके वो पैनिक बैठ जाता है और हमें लगता है अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है, तो वो नहीं छूटता है रो। तो इसका ये रीजन है कि हमारा जो प्रोसेस है उस पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वन टेक्निक आई कैन टीच यू इज, आपके आर्चर को हर रोज उनके एक पूरा राउंड शूट करने को बोलिए और वो देखने को बोलिए। जब खुद को वो देखेंगे रिपीटेडली तो उनको उनका खुद का शॉट विजुअलाइज होगा, और जब करेक्ट शॉट रिपीटेडली विजुअलाइज होगा तब एंजाइटी कम हो जाएगी और ये पैनिक है ना हट जाएगा। हमें और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि हमें सब फैंसी वर्ड यूज करने में बहुत अच्छा लगता है, टारगेट पैनिक, क्लिकर पैनिक, पैनिक, एंजाइटी, प्रेशर, पर सब मेंटल ट्रेनिंग बहुत सिंपल होता है। बेसिक लेवल पे तो एकदम सिंपल होता है, ब्रीदिंग करो, प्रेजेंट में रहो, कंट्रोलेबल्स पे फोकस करो। अगर हम सब ने ये किया तो हमारे आर्चर्स जितने हैं उनका एक बेसिक मेंटल लेवल जो है ना वो सबका ऊपर आ जाएगा। और जैसे हम देख रहे थे कि कोरिया में 200-400 बच्चे एक ही स्कोर मारते हैं, इसलिए उधर से ओलंपिक चैंपियन के बाद ओलंपिक चैंपियन आ रहे हैं। हमारे यहाँ भी सब बच्चे उतना ही अच्छा 330 प्लस कंसिस्टेंटली 340-345 मार पाएंगे,
तो वो करने के लिए हमारा बेसिक लेवल ऊपर आना है और उसके लिए बेसिक्स पे ही मेंटल ट्रेनिंग के फोकस करना पड़ेगा। बहुत अच्छा बोला गायत्री जी। उसमें हम 2 चीज और ऐड करना चाहेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। फ्रेंड्स, टारगेट पैनिक जो बात कर रहे हैं हम, आपने एक चीज ध्यान दिया, क्यों हम बार बार रिपीट कर रहे हैं गायत्री की बात, क्योंकि बहुत बार आपको शायद दिमाग से स्लिप कर जाए। तो एज अ कोच बताना चाहेंगे, आपका कॉन्शियस स्टेट क्या होता है? कॉन्शियस स्टेट होता है बो को जब स्टैंडिंग से लेके, सेटअप से लेके, बो ड्रॉ से लेके, प्री ड्रॉ पे आके, एंकर पे जब आते हैं, फर्स्ट एमिंग करते हैं, तब तक आपका कॉन्शियस स्टेट है। तो वो जो कॉन्शियस स्टेट है, उसके बाद आपको सेमी कॉन्शियस स्टेट पे जाना पड़ता है, सबकॉन्शियस माइंड में। लेकिन हमारे आर्चर्स क्या करते हैं, जब वो एंकर पे आते हैं, वो उनके, क्योंकि बार बार उनको दिमाग में डला है कि क्लिकर पे शूट करना है, क्लिकर पे शूट करना है, तो वो क्या करते हैं, एंटिसिपेट करने लगते हैं क्लिकर को। और जब आपका फोकस एंटिसिपेशन पे जाता है तो फ्यूचर में चला जाता है। वो मत कीजिए। आपका किधर, हमने क्या बोला था जब आपको एलीट कोचिंग के बारे में बताया, अभी रंजीत आपको एबीसी बताएगा, आपको उसमें एक चीज पे ध्यान दीजिए। जब आप शॉट के ऊपर ध्यान देते हैं, शॉर्ट केएसएल शॉर्ट साइकिल पे ध्यान देंगे, तो शॉर्ट साइकिल इज ऑल अबाउट फीलिंग। जितने भी टॉप आर्चर्स थे, चाहे वो कोरियन आर्चर हो, इंडिया आर्चर हो, आपने दीपिका का सुना, दीपिका ने क्या बोला? दीपिका ने बोला कि जब भी हम खराब करते हैं, हम वीडियो को एनालाइज करते हैं। क्यों बोली? क्योंकि वीडियो एनालिसिस, जो जर्नल डायरी लिखते हैं, तो वो आप अच्छे अच्छे चीज को लिखते हैं। तो जब आप कभी डाउट में रहते हैं, आप सोचते हैं, तो डाउट को क्लियर करना है। बट डाउट को क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको अपने सक्सेस को देखिए, सक्सेसफुल फिल्म को देखिए, पता चलेगा क्या होगा। और हमेशा फीलिंग पे जाइए। बेडियलिसन को आपने सुना, फीलिंग पे जाता है। तो आप क्या होता है, टारगेट पैनिक तब आता है जब आप फीलिंग पे ध्यान नहीं देके आप अपने शॉट पे, स्कोर पे या एंटिसिपेशन ऑफ क्लिकर पे देते हैं। देखिए, क्लिकर एक डिवाइस है, वो सिर्फ ये बताता है कि आप एंकर पे 1 मिलीमीटर आए, बट उसका फीलिंग किधर से आता है? बैक प्रेशर से। फीलिंग किधर से आता है? जब आप अपने लेटिस बाय डॉर्सी को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, जो टॉप आर्चर होंगे, जब वो एंकर पे आएंगे, वो फीलिंग पे जाएंगे। वो फील ऑफ द शॉट, नॉट ऑन द क्लिकर, फील ऑफ द शॉट फ्रॉम द बैक मसल। अब उनको पता चल गया कि मेरा अगर स्कैपुला पूरा टर्न आउट कर गया है, पूरा बैक में प्रेशर आ गया है 95%, अब हमें फाइनल कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो माइंड किधर चला गया? फोकस चला गया फीलिंग के ऊपर। फीलिंग किधर चला गया? फोकस चला गया लेटिस बाय डॉर्सी के ऊपर। तो क्या होता है, जैसे ही वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनको पता है कि अब ये 1 मिलीमीटर में एक्सपैंड करेंगे, ब्रीदिंग एक्सपैंड करेगा, शोल्डर एक्सपैंड करेगा, और उसके साथ साथ एफर्टलेस शूटिंग होती है जो टॉप आर्चर्स करते हैं। तो ये इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि टारगेट पैनिक एक बहुत बड़ा इशू है। हर बार कोचेस पूछते हैं, गायत्री जी ने एक्सप्लेन किया, हमने उसको थोड़ा सा एज एन आर्चर क्या होता है और फीलिंग पे क्यों ध्यान देनी चाहिए उसके बारे में बताया, जिससे कि सब लोग समझ पाए। तो भी अगर कोई भी क्लैरिफिकेशन होगा, गायत्री जी का ईमेल आईडी आपके पास है, हम लोग का ईमेल आईडी है, आप कोचेस डेवलपमेंट प्रोग्राम में लिख सकते हैं, एआई को लिख सकते हैं, साई को लिख सकते हैं, हम लोग उसकी आंसर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गायत्री जी, प्रैक्टिस के समय every archer has a different type of anxiety level at the time of competition. Is any tool to measure anxiety level? How do we overcome it? Anxiety can be measured. There is a pen and pencil test होता है उसके लिए, जो कर सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कर पाएंगे। पर एंजाइटी जो है वो कई सारे सोर्सेस से आ सकती है, और वो जो सोर्सेस है वो पता करना स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो हम लोग उस पर काम नहीं कर पाते हैं। पर मैंने जैसे कहा कि अगर हमने एक रूटीन बनाया तो एंजाइटी काफी हद तक कम हो जाएगी। तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो मैंने प्री गेम या प्री स्टार्टिंग का जो रूटीन बताया है, मेंटल वार्म अप बताया है, जो ब्रीदिंग बताया, उसके बाद विजुअलाइजेशन रूटीन बताया, वो अगर हम रिपीटेडली करेंगे तो आर्चर्स को भी उससे बहुत फायदा होगा, उनका एंजाइटी लेवल कम होगा, 100% कम होगा। आप ये ट्राई करके देखिए और फिर दोबारा हमें मेल पे कांटेक्ट करके या फोन पे कांटेक्ट करके अगर आगे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो क्वेश्चन कीजिए, पर मेजर हो सकता है एंजाइटी। थैंक यू गायत्री। दूसरा क्वेश्चन है कि ओवर कॉन्शियस हम हो जाते हैं जब हम कभी जाते हैं टूर्नामेंट में खेलने के लिए, जब टीवी आता है, कैमरा आता है, लोग के पेरेंट्स आ जाते हैं, या हमें मीडिया रहता है, एक्सपोजर रहता है, तो हम ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमें शूट 10 में करना है, हमें एक्स में मारना है। तो इसको कैसे दूर करें? तो
पहली चीज ये है कि मैं आपको मुझे प्रेजेंटेशन के बारे में वापस बता रही हूँ कि ये जो है मीडिया है, लोग है, एक्सपेक्टेशंस है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. You and I cannot control this. हमारे कंट्रोल में हमारा सिर्फ शूटिंग ही है. हम सिर्फ शूटिंग, शॉर्ट साइकिल, उसी पे फोकस कर सकते हैं. मीडिया क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसके बारे में सोचना उचित नहीं है. सेकेंडली, हमारा एरो कहाँ लगेगा, इसके बारे में सोच के जो टारगेट पैनिक में हो रहा है वही होगा. स्कोर के बारे में सोचोगे तो ये एंजाइटी बढ़ने वाला है. क्यों ना हम ये सोचे कि अरे मैंने ना ये गए 3 महीने हर रोज यही प्रैक्टिस किया है, ये मैंने 3 महीने से ये शॉर्ट साइकिल परफेक्ट किया है, ये शॉर्ट साइकिल परफेक्ट मैं आज भी कर सकता हूँ. अगर हमने ये रिपीटेडली शॉर्ट साइकिल पे फोकस करने की प्रैक्टिस की, तो हम जब बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं, बड़े कंपटीशन में जाते हैं, तो ये हमें इतना इफेक्ट नहीं करता है. लेकिन एक चीज याद रखो कि हमारा जो माइंड है ना, वो एकदम फ्रिकल होता है, उसको नई नई चीजें बहुत अच्छी लगती है. तो कोई अलग सिचुएशन में हम जब जाते हैं, जैसे ओलंपिक में जाते हैं, तो ओलंपिक में हमारा इतिहास रह चुका है कि हमें ओलंपिक में पदक लाने के लिए सिवाय 3-4 लोग छोड़ के जिन्होंने भी पदक लाए हैं, उन्होंने कम से कम 2 ओलंपिक खेले हैं. ठीक है. और ओलंपिक में पदक लाने के लिए ऐसे वर्ल्ड में बोला जाता है कि पहला ओलंपिक में अक्सर पदक नहीं मिलते. इसका रीजन ये है कि हम जब ओलंपिक विलेज में जाते हैं, आपको पता होगा ओलंपिक का एक विलेज होता है जहां सब एथलीट्स रहते हैं. उधर ही रॉजर फेडरर भी रहते हैं, ब्रैडी एरिसन भी रहेंगे, माइकल फेल्प्स भी रहेंगे, आप भी रहोगे. अभी आप जब छोटे थे तब से इनको देख के आप देखते हो कि आप क्या बड़े एथलीट है. तो वो जो एक ऑ फैक्टर आता है वो ओलंपिक विलेज में भी आता है. और वो जो ऑ फैक्टर जो है वो ओलंपिक में हमें हमारे फोकस हट जाता है. खाना होता है, तरह तरह का खाना होता है जो हमने कभी देखा नहीं है, अच्छा इंटरेस्टिंग खाना होता है, तो हम लोग को लगता है थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, पर वो हमारे लिए बिल्कुल पॉइजनस है. We should stick to our routines if we want a medal. We have to know what helps us. We have to focus on our process. और अगर हमारा फोकस इन चीजों में से हटेगा तो प्रॉब्लम आने ही वाला है. तो इसीलिए हमें हर रोज प्रैक्टिस करना चाहिए. अगर हम हर रोज इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे तो ओलंपिक में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. वंडरफुल वंडरफुल गायत्री, बहुत अच्छा आपने बताया. और इसमें एक छोटा सा हम एक आपको आइडिया देना चाहेंगे जो कि हमने पहले सेशन में लिया था. क्या लिया था हमने? एक बात किया था, आई कैन. हमेशा याद रखिए, बहुत पावरफुल वर्ड है फ्रेंड्स. मेरे सभी दोस्तों प्लीज नोट कीजिए, आई कैन इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल वेपन अ पर्सन कैन हैव इन द माइंड. तो जब भी आपको कभी भी ऐसा सिचुएशन में जब जाते हैं, जैसा आप गायत्री ने बोला ओलंपिक में जाते हैं और आपको लगता है कि लोग क्या सोचे, भूल जाइए. उसके लिए क्या बोला था? ब्रीदिंग, फिर माइंडफुल में सोचने, आचार विचार आया, निकल गया. इंपॉर्टेंट क्या है? विजुअलाइजेशन. और विजुअलाइजेशन में इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेटमेंट, सेल्फ टॉक. तो सेल्फ टॉक में आपको क्या बोलिए? आई कैन शूट एन एक्स इफ आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई टाइटनेस ऑफ द शॉट, या बैक प्रेशर, या टाइमिंग. तो जब आप वो माइंड को बोलते हैं कि आई कैन शूट एन एक्स इफ आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई, जिस चीज पे भी आप काम करना चाहते हैं, तो तब क्या होता है? माइंड उस चीज के बारे में सोचता है, विजुलाइज करता है, सिमुलेट करता है, और हमेशा अपने को एक्स में मारते देखता है अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये बहुत नेचुरल है जो आपने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल नेचुरल है. हम सब जब ओलंपिक में पहले, मैं ऐड करना चाहूंगी इस पे कि हम लोग गोल सेटिंग करवाते हैं एथलीट से, आर्चर्स से. तो गोल सेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जैसे सर ने कहा आई कैन इंपॉर्टेंट है, पर आई कैन भी आपके प्रोसेस पे होना इंपॉर्टेंट है. आई कैन शूट वेल, ये हमें पता है, ठीक है, पर ये शूट वेल एक्स कैसे लगना चाहिए, इसका एक प्रोसेस है. और आई कैन डू दैट प्रोसेस, ये जब हम रिपीट करेंगे तब हम अच्छा आर्चर बनेंगे. आई कैन शूट एन एक्स, आई कैन शूट अ 9 ऑल्सो.
So I can is important, but if the I can is oriented towards the process, you will have better results, because naturally आपका जो focus है वो आप target से हटा के खुद पे ला रहे हो. Wonderful, wonderful, Gayatri. That is what I was trying to tell. Yeah. Please, this is the most powerful weapon. Use the weapon. हुसैनी साहब जब बात करेंगे इस पे ज्यादा वो बात करेंगे कि कैसे आई कैन को आप अपने अंदर में कन्वर्ट कर सकते हैं. मजुमदार जी बात करेंगे, तो बने रहिए हम लोग के साथ. जो अगला क्वेश्चन है मिलता जुलता है कि जब हम किसी सीनियर प्लेयर के साथ compete करते हैं हम डर जाते हैं, इसको कैसे करें? एक ऑन अ लाइटर नोट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक प्रिविलेज स्पेस में हैं, क्योंकि आप एक ऐसा गेम खेलते हो जहां आपको ओपोनेंट की कोई जरूरत नहीं है. आपका और आपके टारगेट का इतना ही रिलेशनशिप है. आपका ओपोनेंट नहीं है, उसको कुछ इंपॉर्टेंस देने की आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ना आप बॉक्सिंग करते हो ना टेनिस या बैडमिंटन खेलते हो कि उसको अगर ओपोनेंट नहीं है तो आप कम्पीट नहीं कर पाओगे. ठीक है, बॉक्सिंग में ओपोनेंट का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, रेसलिंग में रहता है, मे भी टेनिस और बैडमिंटन में रहता है, पर आपके स्पोर्ट में बिल्कुल आपके साथ कौन लड़ रहा है उसका सोचने की जरूरत नहीं है. पहली चीज. दूसरी चीज ये है कि अ बेटर आर्चर इज नॉट गोइंग टू विन. Only the archer who is going to shoot better on that day will win. Okay? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं वर्ल्ड नंबर 1 के साथ भी compete कर रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ही जीतने वाला है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना. मैं भी अच्छा शॉट लगा सकती हूँ, आर्चर वो वर्ल्ड नंबर 1 का बुरा दिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आज इस समय इस राउंड में जो अच्छा शूट करेगा, जो अपने आप पे और अपने प्रोसेस पे फोकस करेगा, वही जीतेगा. और वो अगर हमने ठीक से समझा तो सीनियर हो, जूनियर हो, थर्ड फोर्थ प्लेस का टाई हो या फर्स्ट सेकंड का एरो हो, हम ये सभी सिचुएशंस को प्रॉपरली और कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएंगे. बहुत अच्छा बोला गायत्री जी. और इसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे अपने लाइफ एक्सपीरियंस से. वैसे हमने बताया था, मे भी कुछ लोग जुड़े नहीं होंगे, उन्होंने नहीं सुना. हम जब वर्ल्ड चैंपियन साइमन फेयरवेदर के साथ फेडरेशन कप इंटरनेशनल मीट में कैल्टा में जब मेरी फाइट थी, मेरा नेक्स्ट डे 2 बजे फाइट थी. हम सुबह से हमने बताया कि सुबह से लेके 9 बजे से लेके 12 बजे तक 3 घंटा हमने मेंटल प्रैक्टिस किया, मेंटल ट्रेन किया और अपने को देखा कि हम उसके साथ लड़ रहे हैं और हर शॉट हम भी एक्स में मार रहे हैं, वो भी एक्स में मार रहा है, लेकिन मेरा एक्स क्लोजर, मेरा शॉट क्लोजर टू दी एक्स है. तो ये जब हम एक्चुअली जब परफॉर्म किए 2 बजे उसके साथ, हमें कोई भी टेंशन नहीं था, कोई मेरे कॉन्फिडेंट थे. हम सिर्फ अपने शॉट पे ध्यान दिए और फाइनली टाई ब्रेकर में उसके अगेंस्ट में मेरा जब एरो को नापा गया, मेरा क्लोजर टू द सेंटर था, तो लास्ट टाई ब्रेकर में हम जीत गए. क्यों जीत गए? इसलिए नहीं जीते कि वो हमसे ज्यादा पावरफुल था, उसने हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस था, हर मामले में वो अच्छा था, उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी थी. हम तो कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने थे. लेकिन क्यों जीते? क्योंकि उस दिन उस समय मेरा माइंड ज्यादा स्ट्रांग था बनस्पत उसके. मेरे माइंड में हम उससे नहीं लड़ रहे थे, मेरे माइंड में हम अपने से लड़ रहे थे. सेम चीज आपने सुना जब आप देखते हैं टॉप आर्चर्स को. हमने कल आपको एक वीडियो दिखाया था. किसका दिखाया था? 2 ओलंपिक एथलीट का. एक था आपका जो वुमेन की ओलंपिक में मेडल जीती थी लंदन में, और दूसरा था जिसने रियो ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीता. दोनों का अगर आप शूटिंग देखेंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट शूटिंग जैसा वो प्रैक्टिस में करते थे, हमने प्रैक्टिस का भी दिखाया और उनका ओलंपिक का भी दिखाया और वर्ल्ड चैंपियनशिप का. क्या देखा आपने? बिल्कुल सेम. वो सेम कब होगा? जब आप फोकस आपके शूटिंग पे होगा और माइंड पे होगा, प्रोसेस पे होगा, सॉफ्टवेयर पे होगा. दैट इज व्हाट गायत्री इज सेइंग. इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योरसेल्फ, on your shooting style, you will not be bothered about kal kya ho raha hai, and you will be a better archer on that day, on that particular moment. And I'm sure, friends, all of you will ensure that your archers who are training under you will succeed and win an Olympic medal. Next question. सर मैं एक क्वेश्चन लेना चाहती हूँ. आई थिंक इट्स वेरी रेलेवेंट. एक क्वेश्चन है कि हमने अगर विजुअलाइजेशन और ब्रीथिंग रोज करना जरूरी है, सिर्फ कंपटीशन में किया तो चलेगा? तो आई विल री-से दिस, दैट प्लीज डोंट डू एनीथिंग न्यू इन अ कंपटीशन. डू ओनली व्हाट यू डू इन प्रैक्टिस इन कॉम्पिटिशंस. तो इफ यू वांट अ रिजल्ट, you have to do the same thing every single day for 10 years. Same thing.
कोई बदल नहीं करना है, तभी आपको कंपटीशन में वो नेचुरली आएगा। कंपटीशन में कुछ नया नहीं करना है, जैसे नया खाना नहीं है, नया पीना नहीं है, नया ट्रेनिंग नहीं करना है। आप नया वो लेके शूट करते हो क्या कंपटीशन में? कभी नहीं। तो नया टेक्निक कैसे यूज कर सकते हैं? जो हम लोग प्रैक्टिस में करते हैं वही और सिर्फ वही हमें कंपटीशन में करना जरूरी है। एक लास्ट क्वेश्चन गायत्री जी लेंगे। मैम, व्हेन इन अ मैच सिचुएशन, जब हम फाइनली टाई अप हो जाते हैं, 2 आर्चर्स टाई हो जाते हैं मैच में और लास्ट एरो शूट करना है टाई ब्रेकर का, तो हमें पता है कि अगर हम एक्स मारेंगे जीत जाएंगे, तो वो उसके केसेस में हम क्या करें जिससे कि वो हम कर पाए? दो चीजें हैं कि आपको पता है एक्स मारेंगे तो जीतेंगे, वैसे दूसरे आर्चर को भी पता है और उसका प्रेशर हमें आता है कि अगर उसका अच्छा लग गया तो क्या, तो ये पहला प्रेशर आता है। और दूसरा प्रेशर ये है कि एक्स लगना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि जैसे मैंने कहा, अगेन आपके ये क्वेश्चन में आपका फोकस कहाँ पे गया है, देखो टारगेट पे है या आपके प्रोसेस पे है। अगर आपका फोकस टारगेट पे है तो आपको कैसे हैंडल करना, इसको प्रॉब्लम आएगा। अगर आपका फोकस प्रोसेस पे है तो आपको उसके हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है कि आप खुद को थोड़ा सा प्रिविलेज समझो। मतलब क्या है कि ये जो आपको सिचुएशन है आपके सामने, ये कितनों लोगों को इसका अपॉर्चुनिटी मिलता है, इसके बारे में सोचो। ये मत सोचो कि अरे अभी नहीं हुआ तो क्या, ये सोचो कि ये मेरे को अपॉर्चुनिटी है, ये एक चैलेंज है जो मैं ओवरकम कर सकता हूँ। तो सेम सिचुएशन जो है वो चैलेंजिंग बना के अगर हमने उसके बारे में सोचा तो वो हेल्प करता है। पर अगर आपने ये सोचा नहीं लगा तो क्या, तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो आपका अप्रोच, आपका फोकस जो है आपके प्रोसेस पे होना चाहिए। और दूसरी चीज, सिचुएशन को चैलेंजिंग बना के उसकी तरफ देखो। सर सुनाई नहीं दे रहा है। There's a last question on the subconscious mind कि हमारे माइंड के अंदर में एक थॉट, एक फियर बैठ गया है जो कई सालों से निकल नहीं रहा है। तो ये थॉट के बारे में मजुमदार जी आने वाले हैं। वो माइंड ट्रेनिंग और कैसे एनएलपी टेक्निक्स को, कैसे कॉन्शियस बार को, कैसे ये चीज को निकाल सकते हैं थ्रू टैपिंग एंड अदर मेथोडोलॉजी, उसके बारे में वो बताएंगे। तो ये क्वेश्चन हम पार करते हैं, वो एक्सपर्ट है इस बारे में, उनसे हम सुनेंगे। बट अगर गायत्री जी कुछ इसमें बोलना चाहें कि जो नेगेटिव थॉट जो उनके माइंड में 4-5 साल से है कि हम कभी कंपटीशन जीत नहीं पाएंगे, उसको कैसे निकाले, अगर आप इसमें बताना चाहेंगी तो काइंडली। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, तो आपको जो एक विचार आता है वो 2 चीजों पे और अफेक्ट करता है। आप कैसे महसूस करते हो, मतलब आपका फीलिंग, और आप कैसे बिहेव करते हो या एक्शन लेते हो, मतलब आपका एक्शन नहीं तो जो क्रिया होता है वो। तो 3 चीजें लिंक्ड होती है, आपका थॉट, आपका फीलिंग और आपका बिहेवियर। ठीक है, तो अगर आपको ये नेगेटिव थॉट आ रहा है तो वो ऑब्वियसली आपके फीलिंग पे और आपके एक्शन पे इफेक्ट करेगा। तो द इजीएस्ट थिंग टू डू इज टू चेंज ईदर द एक्शन एसोसिएटेड विद द थॉट और द फीलिंग एसोसिएटेड विद दैट थॉट। मैं जितना इजीली बोल रही हूँ उतना इजीली आप कर नहीं पाओगे शायद, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। बेस्ट है कि आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करें, वो आपको सही तरीके से ये बताएंगे। पर मैं इन शॉर्ट बताती हूँ कि अगर आपने आपका फीलिंग नहीं तो एक्शन, वो थॉट के एसोसिएशन में जो है वो चेंज किया तो शायद थॉट जल्दी से चेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, वो आप ट्राई करके देख सकते हैं। और जैसे सर ने कहा, बाद में हुसैनी सर आएंगे, मजुमदार सर आएंगे, तो वो भी शायद उस पे और ज्यादा बता सकते हैं। थैंक यू गायत्री, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। आप जो कोचेस, आर्चर्स, अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, गायत्री जी का ईमेल आईडी है, गायत्री जी का फोन नंबर है, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे कोचेस डेवलपमेंट कमेटी को लिख सकते हैं, अपने भारतीय तीरंदाजी संघ को लिख सकते हैं, साई को लिख सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे ये प्रेजेंटेशन आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये रिकॉर्डेड भी हुआ है, तो रिकॉर्डिंग भी आपके पास, साई के पास है, वो भी शायद डिस्क बना के सबको सर्कुलेट करेंगे। तो इसी के साथ हम आप सबका धन्यवाद देना चाहते हैं जो आज हमारे साथ जुड़े। अगला सेशन रुपेश सिंह का है,
जो कि प्रोजेक्ट ऑफिसर है साई में, वो बात करेंगे पीरियडिकेशन के बारे में, ट्रेनिंग प्लान के बारे में। वो कल 9 बजे होगा। लेकिन साथ साथ हम दोबारा आपको बता दें कि आज 5 बजे वापस स्पोर्ट्स साइंस का सेशन होगा। आप लोग उसमें से जुड़े। साई का ये बहुत अच्छा सेशन है, आपको सीखने को मिलेगा।